योगा और क्रिया योगा में बेसिक क्या फर्क है? क्रिया योग श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोध किया 5,500 साल की उसका इतिहास है। जैसे जैसे साल चले गए, महाअवतार बाबा जी जिन्होंने इसको पुनरुज्जीवित किया। आपने ये किससे सीखा है? मैंने महाअवतार बाबा जी से ही सीखा है। मेरी उम्र थी लगभग 16-17 साल की उम्र। बंगाल में मैं गया था और वो गायब हो जाते। 6 दीक्षा होती, 6 खेचे उन्होंने दिए। बाबा जी को आपने जब देखा तब आपको किस रूप में दिखे थे? वही रूप है जो अक्सर हम ड्राइंग्स में देखते हैं? नहीं, ये जो तस्वीर जो है 100% सही नहीं है कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी के तौर पे परिवर्तित किया है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तो लोग नहीं देख सकेंगे। आप है ना 64 सिद्धियों की बात कर रहे थे, तो ये सब सिद्धियां क्या क्रिया योग से सीखी जा सकती है? कौन कहाँ बैठा है, कौन से कपड़े में बैठा है, क्या विचार कर रहा है, या पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बार बार करने लगूंगा तो ये मैं उसको स्टंट कर रहा हूँ। स्टंट करने के बाद वो सामने आदमी आएगा, खुद की साधना कभी भी नहीं करेगा। चमत्कारिक नजरों से गुरु की तरफ देखता है, वो शिष्य नहीं बन सकता। लेकिन ये सिद्धियां तो काफी पावरफुल लग रही है सुनने में, तो लोग इसका गलत फायदा भी तो उठा सकते हैं। आज के स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में हमने जानने की कोशिश की है क्रिया योगा के बारे में, कैसे ये नॉर्मल आदमी कर सकता है, इसके मिथ्स, इस योगा को करने से कैसे हम इटर्निटी या भगवान तक पहुंच सकते हैं या उनके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। इस योगा के बारे में पूरे इंटरनेट में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, ये सारे दूर किए हैं हमने। महाअवतार बाबा जी की ट्रुथ, रियलिटी और उनसे जो मिल के आए हैं, डायरेक्ट उनसे बात हुई है हमारी। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सदगुरु योगीराज डॉक्टर मंगेश दा, जो कि डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ महाअवतार बाबा जी हैं और एक हिमालयन क्रिया योगी हैं। इन्होंने 9 साल तक हिमालय में महाअवतार बाबा जी के साथ टाइम स्पेंड किया है और वो आज हमारे साथ क्रिया योगा के साइंटिफिक रिसर्च पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा कि योगा और क्रिया योगा में बेसिक क्या फ़र्क है? नहीं, बेसिक का फ़र्क नहीं है। बेसिक योगा शब्द क्या है? वो योगा है ही नहीं, वो योग है। योग शब्द का मतलब होता है मिलाप होना। युज धातु संस्कृत का जिसे ये शब्द बना है, तो एक जोड़ना मतलब योग है। अब योग में जो हमारे पारंपरिक योग जो होते हैं, यहाँ सब लोगों को जो पता है वो पतंजलि योग सूत्र है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह 8 अंग है उसके। अब इसका जब कालावधि हम देखेंगे तो ये लगभग बुद्धिज्म के बाद में आया है। और क्रिया योग ये जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोध किया 18 अध्याय, मतलब 5,500 साल की उसका इतिहास है। इतना पुराना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये जो है पतंजलि ऋषि ने उस समय इसीलिए दिया था कि लोगों का एक योग कर रहे, उनका जो विचारधारा बदली होनी चाहिए। सत्य असत्य या मानसिक जब तक संतुलन चेंज न हो जाए योग नहीं होता है। आज के ज़माने में लोगों को योग समझते हैं कि एक ऐसे आसन किया, ऐसा कुछ पोस्चर लिया और एक फिजिकल लेवल पे उनको लगता है कि ये योग है। लेकिन योग में काफ़ी चीज़ है। उनके शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि है, धौती है, नीति है, प्यूरिफिकेशंस है। लेकिन बहुत बढ़िया ढंग से पतंजलि ऋषि ने उसको जो पहले जो 5 यम और नियम दिए कि आपका जब तक एटीट्यूड बदली नहीं होता है ये योग यूजलेस है। अब ये जो है ये आया है मूल क्रिया योग से आया है, क्योंकि क्रिया योग उसके पहले था। अब क्रिया योग एक 5 फोल्ड सेशन है, 5 उसकी जो विभाग है, उस विभाग में आ जाता है क्रिया हठ योग। क्रिया हठ योग का ये आसन संहिता है। फिजिकल लेवल पे कैसे स्वास्थ्य रखना चाहिए। उसके साथ में क्रिया मंत्र योग है। अलग अलग मंत्र होते हैं, मन को तारने का तंत्र मंत्र होता है, शब्द होते हैं उसके। उसके बाद में क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, कि जो हमारी कुंडली शक्ति जो है ये जो मेरिडियन से जाती है वहाँ से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या है, तो ये प्राणायाम के प्रकार है उसके साथ में। इसके बाद में क्रिया जो है भक्ति योग है, कि जब तक डिविनिटी जब तक नहीं आती है इसका, ऐसे 5 विभाग है उसके। अब ये जो एंशियंट प्रकार है ये कर्म योग है, मतलब खुद कुछ करे, खुद को कुछ करना, दोनों में सेम है। योग का अंतिम चरण वही है, हमें जो अंतिम चरण होता है वो वही है। लेकिन ये एंशियंट है, ज़्यादातर मूल ये ध्यान योग से जुड़ा हुआ है, 5वां भाग।
अभी जो आपने पतंजलि ऋषि ने बोला योगा जो डिस्कवर किया, ये जनरली कौन से एरा में हुआ, मतलब कौन से टाइम में पतंजलि गुरुजी ने किया था? अभी देखो, बुद्धिज़्म जो है इसको हो गए, पहले जैनिज़्म था। जैनिज़्म बहुत स्ट्रिक्ट था। अगर आप अभ्यास के तौर पे मैं अगर बता दूं तो जैनिज़्म के जो रूल्स नियम आज भी बहुत सख्त होते हैं। करेक्ट। उसके बाद में बुद्धिज़्म आया। बुद्धिज़्म ने कैसे दिया कि नहीं, आप मांस मच्छी सब खा सकते हैं लेकिन आप अध्यात्म कर सकते हैं। इसके बाद में उगम आता है, वो है पतंजलि ऋषि का आता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि 2200 साल ये उसके इतिहास है। अब पतंजलि ऋषि ने उसको कैसा किया, ये फैला हुआ जो योगा है उसको बांध दिया। ओके। 8 अंगों में बांध दिया है। ओके। और 8 अंग में उसका एक उसके विभाजन ऐसे किया है कि भाई यम नियम आसन, ठीक है, ठीक है। प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग है। योग के बहिरंग है। और अंतरंग में क्या आता है? बहिराम मतलब बाहर की। बहिरंग बाहर की दुनिया है, बाहर के सृष्टि से जुड़े हुए। आप अकेले नहीं रहते, समाज में अलग भी लोग रहते। तो इन जो बाहर के जो लोगों के साथ आपका संपर्क आता है वो कैसा होना चाहिए? ओके। तो यहाँ आप चोरी डकैती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आप बिहेव कर रहे हैं, या वहाँ पे नशा पानी कर रहे हैं तो शरीर को आप एकदम पूरे खोखला कर रहे हैं, एटीट्यूड कैसे होने। तो ये बाहर से देखते 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 हाँ कैसे फोकस होते होते खुद की तरफ देखो, ये अंतरंग में क्या है। तो यहाँ मन है, इसके साथ में ध्यान करना चाहिए और फिर समाधि का वो चरण आता है। सो पतंजलि ऋषि से वो आज तक कैसे ट्रांसफ़र हुआ? क्योंकि बीच में मुगलों ने भी राज किया था, ब्रिटिशर्स भी आए थे, तो ज्ञान एग्जैक्ट सही तरह से पहुंचा है हमारे पास? बहुत ढंग से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि काफ़ी हमारी जो पुरानी जो किताबें तो जला दी गई थी, काफ़ी जो दस्तावेज थे वो चले गए। लेकिन मेरा खुद का ये कहना ऐसे है कि भले किसी ने जला हुई चीज़ है, वो दिमाग के अंदर तो जला नहीं सकती। तो हमारी परंपरा गुरु शिष्य की है। करेक्ट। तो गुरु शिष्य को देता है, शिष्य अपने शिष्य को देता है, और ये परंपरा के अनुसार चलते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई चेंजेस आए हैं, क्योंकि उसका जो इतिहास जो बता रहे हैं, हमारे जो स्कल्पचर है पुराने, उसके अंदर दिखते हैं सारे आसन्स। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता है। सो क्रिया योगा की बात थोड़ी और डिटेल में करते हैं। क्रिया योगा करने से क्या बेनिफिट होता है एक इंसान को? क्रिया अभ्यास, पहली बात तो ऐसे है कि ये पूरा अलग प्रकार है। यहाँ दीक्षा दी जाती है। मैं दीक्षा के बारे में बाद में बोलूँगा। यहाँ क्रिया मांगी जाती है। बहुत कम लोग समझते हैं कि मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्रिया योग है, तो ये फाउंडेशन आध्यात्मिक आ गया। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि क्रिया योग का महत्व, लेकिन अभी उसका प्रचार ज़्यादा बढ़ रहा है। करेक्ट। तो मैं परसेंटेज वाइज कहूँगा कि आज वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें 5-6% लोग हैं ये क्रिया योग में आते। रीज़न भी मैं बाद में कहूँगा मैं क्या है वो। अब क्रिया में आने के बाद में ये खुद का अभ्यास करना है। गुरु शिष्य परंपरा यहाँ से शुरुआत होती है। तो गुरु शिष्य में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आज के दौर पे, बुरा नहीं मानने लगे, सत्य है। मैं गुरु बनाता हूँ, तू मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर। मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर बहुत सारे ऐसे गुरु नाम शब्द खराब बदनाम के तौर पे जा रहे हैं। गुरु बनाए तो उसने कुछ तो दिया, ऐसे करना, तेरा ये प्रॉब्लम है, ये रखना, ये नींबू रखना, ये फलाना रखना, ये रखना। फिर अंधश्रद्धा से लोग वहाँ पर बैठे। तो पहली बात है यहाँ पे क्रिया योग अंधश्रद्धा को 1% भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, एंटरटेन नहीं करता है। क्रिया योग स्ट्रेट फॉरवर्ड पाता है, मैं अपने लिए ले रहा हूँ, फिर मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि उसमें क्रिया हठ योग है, बट नेचुरल शरीर मुझे एक पवित्र रखना है, तो उसके अंदर मैं कुछ भी तो नहीं डालूंगा ना। करेक्ट। आप देखो कि जो क्रिया का जो अभ्यास करते हैं उनके उम्र के साथ आप देखो कि वो एकदम उनका तेज मिलेगा आपको, ये कुछ उनका जो एनर्जी लेवल जो है वो हाई मिलती है। रीज़न क्या है, उसकी भी साइंस है पूरा ये। उसके बाद में क्रिया यहाँ पर कुंडलिनी प्राणायाम, कोविड के टाइम पे सबको पता चला कि स्कूल में सब कुछ सिखाया, सांस कैसे लेने किसी ने नहीं सिखाया। तभी लोगों को महत्व पता चला कि नहीं, मुझे सांस लेनी है, मेरी अपनी है। लोग कहते हैं कि मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ब्रीदिंग कोई करता नहीं है, ब्रीदिंग होता है। अभी होने वाले ब्रीथ को कैसे नियंत्रित किया जाता है उसका साइंस है। तो ये क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम है। ओके।
उसका व्यायाम हो गया। फिर उसके बाद में जो आ जाता है कि क्रिया भक्ति का मतलब क्या, हमारे संस्कृति में भक्ति इज़ नथिंग बट एक एनर्जी फ्लो जो होता है डिवोशन का। हर एक ने गुरु बनाए, श्री राम जी ने भी गुरु जी बनाए, श्री कृष्ण ने भी गुरु जी बनाए। गुरु के बगैर होता नहीं ज्ञान। तो यहाँ गुरु ये ज्ञान प्राप्त करता है और ये सीक्रेट है। ओके, ये सीक्रेट है, ये सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। अभी सीक्रेट क्यों है एग्जैक्टली, अगर आप पूछे तो मैं वो भी बोलूँगा सीक्रेट क्यों है। ये कुंडली से जुड़ा हुआ अपना जो एंशिएंट सीक्रेट है ये। ओके, तो कोई भी मतलब कहाँ से चैनल एनर्जी कैसे की जाती है, कुंडली इज अ यूनिवर्सल एनर्जी। करेक्ट, उसको अपने नाड़ी से कैसे प्रभाव आता है, उसको नियंत्रित कैसे करना है, उसके बंधक कौन से है, उसके प्राणायाम कौन से है, उसके ऊपर मुद्रास कौन सी की जाती है। उसके बाद में समाधि मतलब क्या है, इट इज़ अ कॉन्शियसनेस जो है वो सुप्रीम लेवल के पहुंचा है मैंने। तो सुप्रीम लेवल कॉन्शियस में चेंजेस तो होंगे। सबसे पहला बेनिफिट बोनस है, क्योंकि हेल्थ वाइज आप में काफ़ी आपकी जो बीमारी है वो चली जाती है। ये भी साइंस दिखता है आज लोगों को। करेक्ट, उसके बाद में चेंजेस क्या होता है, यू आर मोर फोकस, आप एंटी स्ट्रेस पूरा प्लस स्ट्रेस निकल गया आपका, आप अंदर से शांत हो गए। बाहर के दुनिया में जो चल रहा है आप अंदर आप में चेंजेस खुद आप करवाते हैं। करेक्ट, मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे जागना है, जो एनर्जी मेरी वेस्ट होती थी गलत विचारों में वो मैंने नियंत्रित की। ये है। अभी गुरुजी मैं ये जानना चाहूँगा कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्रिया योग के बारे में बताया था, उसके बाद किसने इसे और फैलाया या हम तक ये कैसे पहुँची या आप तक कैसे पहुँची? या बहुत अच्छी बात है ये। इसमें बोध जो किया, अगर भागवत हम देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसको आचरण कैसे करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग भगवत गीता के ऊपर पीएचडी करेंगे तो भी कितनी पीएचडी कम ही पड़ेंगी, इतना गहरा शास्त्र है। अब इसे जैसे जैसे साल चले गए तो हमारे पास क्या होता है, कोई चीज़ें लुप्त हो चली जाती हैं। फिर 1890 के आसपास रानीखेत में एक रेलवे में का कर्मचारी थे, ये जैसे काम करते थे, इनको ये अनुभव आ गया और ये वहाँ पर महाअवतार बाबा जी जिन्होंने इसको पुनरुज्जीवित किया और उन्होंने इस इंसान से कहा कि तू पिछले जन्म में भी मेरे साथ था। इसका नाम लाहिरी महासाया। लाहिरी महासाया को इन्होंने बता दिया कि क्रिया योग क्या है, क्रिया योग के क्या पहलू होते, अभी आने वाली पीढ़ी में इसको कैसे सिखाया जाएगा। शायद उसके पहले 4,000 पहले अलग होगी, 3,000 साल पहले, हमें पता नहीं है। लेकिन अभी जो आचरण के तौर पे उसको जो प्रैक्टिस के तौर पे जो लाना है, इसकी शिक्षा महाअवतार बाबा जी ने लाहिरी महासाया को दी। ये कौन से एरा में ये था? 1890 और 94 की बात है ये। अब इनको एक गुहा में लेके गए, गुहा में उनका वास्तव्य हो गया, वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें सीखी और ये बोला कि ये पहले भी तूने किया है, ये तुझे मैं याद दिला, तू मेरे साथ पहले भी था। ऐसे लाहिरी महाशय ने लिखा है वहाँ पे। उसके बाद में वो उनको काम दिया था, अभी आप मॉडर्न वर्ल्ड में जाओ, इसका प्रचार शुरू करो। फिर जैसे मैंने कहा था पहले कि गुरु परंपरा हमारी है, तो उन्होंने उनके शिष्य जो है युक्तेश्वर महाराज, इनको कहा अभी तू इसे आगे बढ़ा दे, तू दीक्षा दे सकता है। ओके, दीक्षा देने का अधिकार होता है, वो अधिकार उनको मिल गया। और उसके बाद में आज जो हम लोग देख रहे हैं काफ़ी वर्ल्ड में सब जगह पे क्रिया योग आज फैल गई है। सो जो परमहंस योगानंद जी हैं जी। वो किनके शिष्य हैं? युक्तानंद जी के शिष्य है ये। अच्छा, ओके, युक्तानंद जी के शिष्य है। उस समय पे उनको कहा गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज में जाके इसका प्रचार करें। फिर योगोडा सेंटर उन्होंने फॉर्म किया उनके नाम से, और उसका प्रचार वो अमेरिका चले गए और वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया। अभी वो सेंटर है, योगोडा सेंटर है ना, किधर है ये अमेरिका में, यूएस में, लॉस एंजलिस में है वहाँ पे। अच्छा, और युक्तेश्वर महाराज का टाइमलाइन क्या था? ये टाइम स्लैम लगभग मेरे ख्याल से उस समय 1937-40 की बात है। ओके, तब से लगभग 1974-75 तक रहेगा। ओके, एग्जैक्टली डेट्स मुझे याद मालूम नहीं उसमें। सो आपने ये जो है किससे सीखा है? मैंने महाअवतार बाबा जी से ही सीखा है। ओके, ये जो मुझे तब ये पता नहीं था, लेकिन क्रिया योग मैं जानता था। मेरी शुरुआत हो गई स्पिरिचुअलिटी की उसके भी पहले, जब मैं 7-8 साल का था, और पूना के गुलोनी महाराज थे, उन्होंने मुझे पहली दीक्षा दी जो, और ये जो दीक्षा थी शक्तिपात की, उस समय पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी मुझे
कि इसके आगे जो है तुझे, मुझे कभी बाबा जी वगैरह नाम नहीं मालूम था, कोई भी नाम पता नहीं था, कोई एक व्यक्ति आएगी अपने साथ लेके जाएगी और तुझे इसका ज्ञान होगा, ये उन्होंने तभी प्रेडिक्ट किया हुआ था। ओके, तो वो आपको मतलब ये जो कंटेक्स्ट है वो थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, कि महातर बाबा जी का समय तो 1890 से पहले हुआ रहेगा, क्योंकि उन्होंने लहरी महासाय को तभी सिखाया था। सो आप डायरेक्ट डिसेबल कैसे हैं उनके? नहीं, ऐसी बात है, मैं महासव बाबा जी ये जानता भी नहीं था जब मैं मिला। मैं काफ़ी टेंडर एज में, मैं बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में। मेरी बैकग्राउंड थोड़ी अलग है, मैं एक बहुत ही लो क्राइटेरिया पत्र की चाल में, एक 9 बच्चे थे, उसमें से 9वां सबसे छोटा बच्चा मैं, और मेरे सवाल अध्यात्म के काफ़ी थे। और उसमें मैं पूछता था कि मैं ये क्यों, ये रिचुअल्स क्यों, ये रिचुअल्स क्यों। ऐसा नहीं मैं भगवान नहीं मानता था, मैं भी हाथ बीच जोड़ के खड़ा होता था, लेकिन जिस उम्र में बच्चे लोग खेलते हैं मुझे खेलने को नहीं मिल रहा था। मैं पैसे कमाता था, अभी आपको बोलूँ तो मैंने बहुत कष्ट कर रहा था। मैं उस समय मैं आर्टिस्ट था, मैं कोरियोग्राफी करता था, डांस बिठाता था मैं, और जिससे मुझे पैसे भी से मिलते थे। मेरे कॉलेज में फ़ीस मैंने भरी है मेरी अपनी खुद की। तो मुझे पता नहीं चलता था कि घर में जो रिचुअल्स मेरे इतने चलते हैं, मैं कौन से भगवान को मानूं। अभी देवी का भी फ़ोटो है वहाँ, दत्त जी का भी है, शिव जी का भी फ़ोटो है, कृष्ण का भी है, ये सारे फ़ोटो सब जगह पे लगे। तो मैं पूछता था कि भाई हाथ इसमें से किसको जोड़ना है, और कोई जवाब नहीं देता था। घर में पूजा चलती थी तो पूजा के टाइम पे मुझे उपास क्या बोलते हैं उसको, भूखा रखते थे मुझे। 3-3 बजे तक इनकी पूजा पाठ चलती थी कि जब तक वो प्रसाद नहीं चढ़ा जाएगा आपको खाना। मेरी उम्र थी 6-7 साल की, भूख लगती थी, तो मैं आरती के टाइम पे चोरी करके, मैं आंखें सब लोगों ने बंद के मैं खाता था। मुझे मेरी पिटाई होती थी मेरी कि ये चोर है, चोरी कर रहे हैं अपने प्रसाद की। तो मैं सवाल पूछता था कि भाई मैंने कभी खाते वक्त देखा नहीं है, जब ये बच्चा, कौन सा भगवान बच्चे को भूखा रखेगा, तो मुझे भूख लगी, मैंने खाए, जवाब नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगी। फिर ये बाहर भी कोई जो प्रीच आता था हमारे पास पूजा पाठ करने के लिए, तो अल्टीमेटली ऐसा हो गया कि ये लड़का बहुत सवाल पूछता है, लंबा रखो इसको, बहुत सारे सवाल, इंक्विजिटिव सवाल पूछता है। और ये मैं गोल्डी महाराज जी को मेरे तभी पूछा था मैंने कि मैं बहुत गुस्से वाला लड़का था, बहुत गुस्सा वाला लड़का था मैं। उन्होंने बोले सारे जवाब मिल जाएंगे, सही वक्त में मिल जाएंगे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे चल रहा था। फिर ऐसे हो गया, किसी एक दिन महाशिवरात्रि के दिन ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं देश विदेश घूमता था मेरे डांस की वजह से। जो उस समय लड़के का डांस करना हमारे घर में एक्सेप्टेड नहीं था। अभी तो चलता है सब, उस समय की बात कर रहा हूँ। एक लड़का नाचता है ये पसंद नहीं था। तो मेरे पिताजी काफ़ी बोलते थे कि ये क्या लड़का होके नाचता है, या मैं वहाँ पे उस समय पे मार्शल आर्ट करता था मैं, जिससे मुझे मेरे क्लास से पैसे आते थे। तो तू मारामारी करता है, मैं कितने कंपटीशन जीते उससे कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। तो गुस्से में उस दिन, और वही मेरा कोई और नाम नहीं लेता हूँ मैं, वो मेडिकल प्रोफेशन के लिए श्रीलंका उस समय पे गया था, सॉरी सिलोन गया था। तो मेरा पूरा ख़ानदान उसको रिसीव करने के लिए वहाँ पर था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मुझे सही नहीं लगा, और मैंने पूछा था ये गलत है, तो मुझे पिटाई हो गई मेरी। हमारे घर में डंडा होता था, डंडे से मारते थे, तो उस समय मैंने घर छोड़ दिया। अब ये बात हो गई थी लगभग 3:30-4 बजे की, और मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। उस समय जो ट्रेन मिली, मैं वहाँ पे बैठा, मैं वो मुझे लेकर आ गए एक जगह पे, और मैं ऐसे चलते 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 किसी एक जगह पे चला गया, सुनसान जगह पे। वहाँ मेरी मुलाकात हो गई। मैं नहीं जानता था बाबा जी है, और मैं ऐसे किसी को फॉलो करने वाला लड़का नहीं था। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से कि कुछ बातें बोली। उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हो गया, रात को 1-1:30 बजे थे, तो मैं एक दूसरी जगह पर था मैं। फिर जो आदमी बात करता है उससे ऐसा लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, मुझे उसको लेना चाहिए। ये मेरी जर्नी है। ये कौन से साल की बात है? आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र थी लगभग 16-17 साल की उम्र के रह गए। मतलब उस समय तो मैं इतना जानता भी नहीं था, मैं घर से निकला हूँ इतना मैं जानता था मैं। लेकिन उस समय पे ये क्रिया योग सीखा था, ये मुझे पता चला था, इनसे मुझे क्रिया योग सीखने को मिलेगा। मैं रिकलेक्ट कर रहा था, मेरी पहली बात है कोई है, लेकिन शुरू में कुछ चीज़ें ऐसी हुई तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सका। बंगाल में मैं गया था, वहाँ पर मैंने कुछ देखा था, और वो गायब हो जाते थे, मतलब कंटिन्यू साथ में नहीं होते थे। आ गए, वहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, फिर आगे क्या करना पता नहीं है, कोई गाइड के लिए नहीं है, फिर वापस आते थे, अभी ये करो वो करो। लेकिन पता नहीं
आप इसको क्या बोलेंगे, एक हिप्नोटिकल ऐसे पुल होता है, वहाँ से ये शुरुआत हो गई। और उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता संन्यास क्या होते हैं, क्रिया योग की पहली दीक्षा हमने वहीं पे ली थी। फिर उसका अभ्यास कैसे करना है, कठिन था बहुत, क्योंकि मैं एथलीट था अच्छा, तो मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते और मुझे फास्ट चाहिए था, जल्दी जल्दी। और ये बराबर ये बहुत संयम से जा रहा था बात। और सवाल जवाब पूछने वाला जो बचपन का जो लड़का था, उसके सामने कोई है नहीं, आइसोलेटेड जगह है सारी। करेक्ट। तो ये सारी बातें थी तब। सो महावतार बाबा जी जो है वो आपको और कितनी बार मिले हैं उसके बाद? काफ़ी बार मिले। दीक्षा तो उन्होंने दी ना, 6 दीक्षा होती है। अच्छा। 6 के 6 उन्होंने दिए। लेकिन आने के बाद हमारा एक शुरू में कंडीशन डाली थी, क्यों करके पूछने का नहीं। हमारे यहाँ पे क्रिया योग में क्यों एक आदेश होता है। और उसके बाद मुझे ये भी मालूम पड़ा था कि ये जो शक्ति है ज़बरदस्त है, ये कभी भी लुप्त होते हैं, कभी भी आते हैं। इनकी शक्ति का मुझे अंदाज़ा आया था मुझे, और मुझे तो सीखना ही था। और मेरा एक बचपन से मेरा एक स्वभाव है, जिस विषय में हाथ डालूंगा उसके अंत तक जाऊंगा मैं। चाहे अगर कराटे का पहला वाइट बेल्ट डाला तो मैं ब्लैक बेल्ट तक जाऊंगा ही। कोई भी चीज़। तो ये मुझे आधा अधूरा नहीं करना था, मुझे देखना था। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मैं उसी में उसका एक पार्टी बन गया मैं। सो आज भी वो आपसे मिलने आते हैं या फिर आप उनको याद करते हैं तो वो आपके पास आते हैं, ऐसा कुछ है? यहाँ ऐसी बात है ना, काफ़ी लोगों का ये एक वो चीज़ है जो अपनी आंखें देखती है, एक वो चीज़ है अपने कान सुनते हैं। 5 इंद्रिय जो होते हैं उनके लिमिटेशंस होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह किधर भी जाना है तो लोगों को लगता है या ट्रेन पकड़ के जाना है या एरोप्लेन जाना है, या मैं बचपन का यही तो मेरा सवाल था। आदि शंकराचार्य साउथ में थे, वो वहाँ तक नॉर्थ तक कितने दिन में पहुँचे होंगे। करेक्ट। या स्वामी नारायण जो थे बचपन में, वो यहाँ से कैसे। इस जर्नी में मुझे पता चला कॉस्मिक ट्रैवल क्या होता है। एक आदमी एक साथ कितनी जगह पहुंच सकता है। हम जो भाषा में बात कर रहे हैं, हम तो मौन में होते थे। तो मौन जब भी होता है तभी एक आदमी बात करता है, दूसरा आदमी सुनता है, जिसके लिए फिजिकली सामने रहने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पता चलता है कि क्या बोध हो गया, अभी आगे क्या करना है। हम जो ढूंढते हैं, एक जनरल आदमी ढूंढता है किसी आदमी को, वो शुरू में ढूंढता था मैं, उसके बाद में सारी चीज़ें बंद हो गई। कहीं पर भी है हमारी वो आदेश आते हैं, मार्गदर्शन होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्टीमेटली खुद के विश्वास की बात है। गुरुजी, तो आपने जब बाबा जी को आपने जब देखा, उन्होंने आपको गाइड किया, तब आपको किस रूप में दिखे थे? वही रूप है जो अक्सर हम ड्राइंग्स में देखते हैं बाबा जी को, बड़े बाल और जो तेज दिखते हैं। उनकी उम्र क्या होगी? नहीं, ये जो तस्वीर जो है 100% सही नहीं है मेरे हिसाब से। ओके। एक छोटी सी बात, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आजकल मैं टालता हूँ मैं इन चीज़ों को। उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो खुद को चेंज करते हैं कई मरतबा। उनका चेहरा जो है वो हमेशा चेंज होता है। और एक लगभग उनकी उम्र का अंदाज़ किसी को भी नहीं आएगा, लेकिन एक 16 वर्षीय मैं बोलूँगा, मतलब जिन्होंने अपनी उम्र को एक 16वें 17वें साल में कैसे अगर रोक के रखा है तो कैसी रहेगी, उतना है। हालांकि एक अलग लेवल पे मैं बात करूँगा, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमें एक बूढ़े आदमी के तौर पे परिवर्तित किया है। और वो खुद यंग है और लोग उनके सामने हमारे पैर छू रहे हैं। और ये बड़ी एम्ब्रेसिंग बात होती थी, बहुत ही एम्ब्रेसिंग होता था कि हमारे गुरु सदगुरु वहाँ पे सामने, और उनका कहने था बात नहीं करनी, चुप रहो, और हंसते थे। यानी कि वो सिर्फ आपको दिख रहे हैं, बाकी किसी को दिख नहीं रहे। बाकी इसको जब तक वो नहीं चाहे वो किसी को दर्शन नहीं होंगे। पर उस वक्त दिख रहे थे क्योंकि अदरवाइज उनके पैर भी छूते थे, राइट? अच्छा, उस वक्त तो आपके बाजू में ही थे, लेकिन लोगों को बोध नहीं हुआ। सामने है, लोगों को पता नहीं। पता और नहीं। उन्हें भी दिख रहा है, शायद किसी और जगह पे होंगे भी वहाँ पे, लेकिन इतने क्राउड में आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे कौन है। इसलिए मैंने कहा जब तक वो नहीं चाहेंगे तो लोग नहीं देख सकेंगे। सो मैंने एक जगह पे, मैं कोई पॉडकास्ट ही देख रहा था, उसमें एक जो गुरु हैं वो बता रहे थे कि महावतार बाबा जी भी वशिष्ठ जी का ही या तो अवतार है या तो वही है वो। मुझे नहीं मालूम। मुझे कभी इन चीज़ों के ऊपर चर्चा हमारी नहीं हुई। मेरे कान पे यह भी आया कि उनकी उम्र की डेट क्या है, जन्म किधर हो गया वगैरह, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी पूछा नहीं है। आप इस दिन को पैदा हो गए कि आपके भाई कितने थे, आपके पिताजी, हम इस टॉपिक पे कभी बात आई नहीं है। हमने हमारा काम रखा था, हमें सीखना है, उसके बाद में हमारा कर्तव्य क्या है। इसके बाद में सन्यासी बनने के बाद में उन्होंने
एक चीज़ की थी कि हमें कपड़े का बड़ा शौक था, तो हमारे कपड़े फाड़े थे, हमने कुछ डिमांड की थी, इतनी ठंडी है -20 डिग्री टेम्परेचर, कपड़े उन्होंने निकाल दिए थे हमारे और एक लंगोटी दी थी, और हमारा वास्तव उसी के साथ होता था। और उनका एक कहना था कि शरीर इतना अच्छा बना है कि आपको ठंडी है तो उसमें कैसे चेंज करना है, ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करना है, आपकी गर्मी कैसे बढ़ानी है। तो ये ज़्यादा मुझे साइंटिफिक लगा था, और इतना साइंटिफिक था कि ये मैं कन्विंस होते गया मैं कि ये सही बोल रहे हैं। इसके बाद क्या करना है कि सिर्फ एक पानी पी के कैसे जी सकते हैं, अपनी वासना को कैसे तोड़ी जाती है, उसके बाद घमंड को कैसे तोड़ा जाता है, जो आज के दिखते हैं काफ़ी लोगों में दिखता है। अभी मैं क्या बोलूँ, मैं इसमें मेरा काम नहीं है, क्रिटिसाइज़ करना मेरा काम नहीं है। तो 5 जगह पे भिक्षा मांगना, जाके भीख मांगना कि ये मुझे मिला तो मिला, नहीं मिला उसमें कैसे, मैंने जो देखे वो एक सामान्य आदमी को जीते हुए उनमें मैंने देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ के टाइम पे हम बेफिक्र थे कि गुरुजी हमारे कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो वहाँ पर ऑर्डिनरी आदमी की तरह काम करके बाम्बू बिम्बू जमा करके, तो हमें एग्जाम्पल था हमें सामान्य कैसे दिखना है, सामान्य जीवन कैसे जीना है। तो ये चीज़ों में हम गए ना। हमारे एक कहावत है कि ऋषि का कुल कभी ढूंढते नहीं है और नदी का मूल कभी ढूंढते नहीं है। उससे जो पानी मिलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शिक्षा मिलती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप -20 डिग्री कह रहे हैं, तो ये क्या लोकेशन है एग्जैक्टली? नहीं बोल सकते हम। अच्छा, हाँ, वो लोकेशन भी सीक्रेट है कुछ जगह पे। हाँ जी। अच्छा, एक लेवल तक वही हुआ कुछ साल पहले कि एक लेवल तक आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ पे, उसके बाद में उनकी मर्जी के बगैर उस क्षेत्र में कोई नहीं आ सकता है। क्या है वो जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स आप बोलेंगे या और कुछ बोलेंगे, क्योंकि हमने सुना ये है, जैसे बुक में भी है कि वो हिमालयज में कहीं रहते हैं, तो ऑब्वियसली, लेकिन लोकेशन वो बता नहीं जा सकती। मैं थोड़ा अलग बोलूँगा, इसका जवाब थोड़ा अलग दूंगा। मैं जानता हूँ, मैं क्यूरियोसिटी होती है, हर एक में होती है ऐसी कि क्या है, कहाँ है, किधर है। होता है ऐसे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं बाबा जी, गुरु जी की तरह, जो हजारों सालों की उम्र रहेगी शायद, जिनको मैं देख चुका हूँ। करेक्ट। वो आना नहीं चाहते लोगों के संपर्क में। इसकी वजह क्या होती है कि एक सामान्य आदमी का एक सोच होती है, गुरु मिल गया तो उसके सामने बैठ के अपनी कैफियत सुनाते हैं। मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, इसकी शादी नहीं होती है, ये नौकरी नहीं लगती है, या तो मुझे ऐसा करो, कुछ तो करो, मुझे समाधि तक लेके जाओ, वगैरह वगैरह। दोनों कुछ भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक। तो हम ये सीखे कि अपनी ब्रेथ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वाणी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अभी मैंने आपको बोला कि इतने साल मौन में रहने के बाद, दोबारा आने के बाद मुझे डिफ़िकल्ट गया बात करना। आज भी शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक होते होंगे आपके साथ बातें करते हुए, मुझे पता नहीं है। कितने साल मौन में थे? लगभग 9 साल। आप मौन थे पूरे 9 साल? ऑलमोस्ट। ज़्यादा जहाँ ज़रूरत है उतना ही बोला जाता था, बाकी बात नहीं होती थी। ये कंटेम्पलेशन होता है कि बार बार जितना मौन रखेंगे उतनी एनर्जी अपने साथ शाबुत रहती है। गुरुजी, आपने ये नहीं बताया लेकिन कि आपको बाबा जी मिले कहाँ थे, और आपने इतनी ठंड में एक्चुअली मतलब कौन सा लोकेशन था वो ज्योग्राफिकली? ज्योग्राफिकली अगर बोला जाए तो हम लोग डायरेक्ट किसी जगह पे गए नहीं। पहले जहाँ पे मैं मिला वो डहानू की जगह थी। ओके। जो एक ट्रेन आई, ट्रेन में मैं बैठा। अभी ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि क्यों करके नहीं पूछा जाता है कि भाई आपको टीसी ने क्यों नहीं पकड़ा। जैसे कि मेरे जेब में जिस दिन पूजा चल रही थी हमारे घर में, तो मेरे घर में 16 रुपये थे लगभग, जो थे जैसे ही मैं निकला था गुस्से में। फिर उसके बाद में मिलने के बाद में मैंने कहा था कि मैं सो गया। उसके बाद मैं त्र्यंबकेश्वर की एक जगह पे था सुबह। वहाँ मैं लगभग वहाँ कुछ 8-9 दिन रहा मैं, जो एक नाथपंथी जगह है हमारी वहाँ पे। उसके बाद में वैसे ही अभी वो जाकर मैंने कौन सी ट्रेन पकड़ी कि क्या, इसका कोई महत्व नहीं, उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। कि कुछ जगह पे अब कैसे, वो गुरु के ऊपर होते हैं, गुरु इतना शक्तिशाली होता है आपको जब चाहे। तो उसके बाद मैं बंगाल की एक जगह पे था। उस जगह पे मैंने काफ़ी अघोरी लोग देखे, तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था कि इसके लिए मैंने घर नहीं छोड़ा है। और ये अघोरी लोगों का भी मैं यहाँ बात नहीं करूँगा क्या चलता है। कुछ लोगों को शायद रात का खाना नहीं जाएगा इसके लिए। तो वो देखा मैंने कि वो जो ब्लैक मैजिक चल रहा है या और चल रहा है या और भी कुछ चल रहा है, हर एक आपने तो। लेकिन गुरुजी ने उसके बाद बोला कि पानी में उतरने के बाद में कितना ऊपर ऊपर का पानी है आपको पता होना चाहिए। मुझे बचपन से किसी चीज़ का डर नहीं है, डर नाम की चीज़ है ही नहीं मेरे पास।
लेकिन वो बोलने के बाद मैं कन्विंस हो गया। उसके बाद में जहाँ पर लेके गए, फिर अलग अलग जगह पे हम लोग चले गए। इसमें से ये जो जगह है यहाँ पे, कि जहाँ पे अपने हिंदुस्तान के बॉर्डर है, वहाँ तक हम हिमालयस में। और फिर उसके बाद वो जो कुछ दिन एक जगह पे, फिर दूसरी जगह पे, और गुरुजी का इस एक जगह पे रोकते नहीं थे कि थोड़े दिन रहने के बाद चलो उठो निकलते हैं। फिर कभी रात को निकलते हैं, कभी और जगह पे निकलते हैं। हर गुरु का एक सिखाने का तरीका होता है कि हर चीज़ में, अभी आपने पूछा था कि -20 डिग्री है, फलाना है। पहली बात तो मैं गुरुजी को मिलने के पहले भी -22 डिग्री में रह चुका हूँ। मैं एक माउंटेनियर हूँ मैं, और मैंने काफ़ी ट्रैक किए, माउंटेनियरिंग की है, कंचनजुंगा की है मैंने। तो मुझे उसका कोई था नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये समझाया था कि खाने पीने का कंट्रोल, अपनी ज़ुबान बड़ी ख़राब होती है, या तो खाती है अलग अलग टेस्ट की, या बोलती है, इसके ऊपर नियंत्रण कैसे करना चाहिए। एक बार ये नियंत्रण आ गया, क्योंकि ये जो सबसे मसल जो है ये फ्लेक्सिबल मसल है, तो इसको जब तक नियंत्रण हम लोग नहीं करेंगे तो उसके लिए शुरुआत हो गई थी मौन से, साइलेंट। हमें साइलेंट में बहुत सारी चीज़ें सुनाई देनी चाहिए, अंदर की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। हम इतना बोलते हैं, बाजू में शोर शराबा होता है, गॉसिप होती है, तो ये कैसे खुद तक पहुँचे, खुद तक कैसे पहुँचाना है, ये साधना का मार्ग था। और इसमें क्या होता है, बाहर के साथ आपका पूरा संपर्क टूट गया है, आप अकेले रहते, विरक्ति क्या होती है, वैराग्य क्या होता है, फिर आपकी नीड्स कैसे कम की जाती है। यहाँ से शुरुआत होते होते क्रिया योग में क्या करना है, फिर आपकी सांसें है, एक ब्रीथ। अगर व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी अगर सवाल किसी ने पूछा तो बस एक इनहेलेशन से एक्सहेलेशन तक स्पिरिचुअलिटी है, इतना सिंपल है वो। अभी बाबा जी आपको जगह जगह पे 5-6 बार मिले, वो इसका मतलब वो टेलीपोर्टेशन कर सकते थे, अपने शरीर को कहीं पे भी दिखा सकते थे। तो क्या ये पॉसिबल है, और कैसे पॉसिबल है टेलीपोर्टेशन करना? एक सिंपल बात है, हमारी बॉडी के 2 हिस्से, एक है ग्रोस बॉडी जो दिखती है, एक है सटल बॉडी है। सटल बॉडी जो है ये डायमेंशन के बाहर है, हम लोग 4 डायमेंशन में जी रहे हैं, बॉडी, माइंड, टाइम एंड स्पेस। इसके आगे अगर 7 लेवल पे जो ट्रांजिशन अगर होती है, इसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। साइंटिफिकली थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। तो ट्रांसेंडेंट करते वक्त उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कि आपको हमने इतिहास में काफ़ी बार हिस्ट्री में सुना है, महाभारत में सुना है कि युद्ध वहाँ पे चल रहा है, लेकिन वहाँ पर संजय कहानी बोल रहा है, तो संजय को यहाँ बैठे हुए कुरुक्षेत्र में क्या वो दिखाई दे रहा था, मतलब ये आंखें तो नहीं देखेगी ना। करेक्ट। हम क्या करते हैं, हम पौराणिक कथाओं को पुराण में समझते हैं, हम उसका महत्व नहीं समझते। उसके बाद में हनुमान जी उड़े, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले गए, कैसे गए, तो मतलब हमारी ये जो महिमा, अहिंसा, ये जो सारी जो चीज़ें, अणिमा, गरिमा, शरीर को कैसे सूक्ष्म करना, शरीर को, ये सारी चीज़ें थी ना, सिद्धियाँ पहले से ही पहले सालों से थी ना, रामायण काल से थी ना। रामायण काल में इसके बारे में लिखा हुआ है सिद्धियाँ। लेकिन होता क्या है, आदमी क्या बोलता है, एज अ कहानी करके छोड़ देता है, उसका साइंस समझता नहीं है। फॉरेनर्स जो लोग हैं ये कहानी उठाते, एल्डर राइट बंधु ने एरोप्लेन बनाया, क्या हमारे तो पुराने लोग पहले से जानते थे, पुष्प विमान था हमारे यहाँ पे। इसके भी पहले जो ये इन लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी की, हमारे पास तो कहानी लिखी है ना, हमारे ऋषि मुनि ने क्या लिखा नहीं इसके बारे में। सर्जरी कैसी सर्जरी करते होगे, कमल के पत्ते में क्या लेते थे, धागे के नाम पे क्या यूज़ करते थे, तो मतलब वो जानकारी होती है। करेक्ट। होता यह है कि हम एक मन आपका जो है वो इस दिशा में जाता है, मैं कभी कर ही नहीं सकूँगा, मुझसे होगा ही नहीं। आपने जो पहला सवाल पूछा था, डिफरेंस बिटवीन योगा एंड क्रिया योग, ये बड़ा डिफरेंस है। ये जो 64 सिद्धियाँ होती है, 14 विद्या जो होती है, इसके साथ में क्रिया योग जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इसको सीक्रेट रखा गया है, कोई भी आके वगैरह वो ले नहीं सकता है। लेकिन किसी को अगर लेना है
तो उसको दीक्षा लेनी होगी किसी गुरु से। दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा के बाद में गुरु तय करता है उसमें से कितना सिखाना चाहिए उसको, क्योंकि आज के तौर पे बहुत सारी कहानियाँ मैं सुनता हूँ मैं, उसका जो पोल्यूशन जो है, क्योंकि लोगों को पता चला है तो फिर यहाँ से जाते हैं, एक दो सील इधर से सीखते हैं, उधर से कुछ गए, उधर सीखे, और एक दिन डिक्लेयर होता है सडनली कहीं आपका क्या हुआ, ये सोशल मीडिया, हाँ, योगा क्लासेस जैसे आते हैं वैसे, योगा क्लास की तरह आते हैं हाँ, कि और बाबा जी का नाम आगे किया जाता है। ऐसे मुझे बहुत बार सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने भी बाबा जी से मिले हैं, और बहुत सारे लोग हिमालय में उन्हें मिले हैं करके क्लेम भी कर रहे हैं। एक सीधी से बात बोलता हूँ मैं, जो अभी फेमस कुछ लोग टीवी बीवी पे आ जाते हैं, इनको 7-8 साल पहले आप ज़रा पीछे मुड़ के पन्ने पीछे करके देखो, उन्होंने कहीं उसका नामो निशान नहीं लिया क्रिया योगा के बारे में। उनका कुछ अलग नाम दिया है कि ये स्पिरिचुअल गुरु है, इधर से इधर से इधर से जो भी करते होंगे मुझे नहीं मालूम, और अचानक एक दिन आता है कि वो क्रिया योगा सिखा दे। उसके भी आगे जाके कुछ लोगों ने बोला है, मैं सपने में मुझे बाबा जी आए, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और ऐसे हाथ वाला एक फ़ोटो आता है ऐसे, और वो सोशल मीडिया पे, और काफ़ी लोग जाते हैं। अभी इसको क्या कर सकते हैं? तो इसमें सही क्या झूठ क्या, इससे जाने से पहले हमारे यहाँ पर एक इंट्यूशन सेंटर होता है, खुद की आवाज़ आती है, क्या सत्य क्या असत्य, कौन क्या सिखा रहा है, कौन क्या ज्ञान दे रहा है, क्या ये उसके पास सचमुच है या नहीं है, उसकी डेप्थ क्या है, आदमी के साथ संवाद के बाद पता चलती है। तो मुझे लगता है कि झूठ मूठ करने से बताए, जिसका समय आता है सही जगह पे वहीं पे पहुंच जाता है। सो आप है ना 64 सिद्धियों की बात कर रहे थे, तो ये सब सिद्धियाँ क्या क्रिया योग से सीखी जा सकती है? जी बिल्कुल। और वो 64 जरूरी नहीं कि 64 के 64 आ जाए, डिपेंड अपॉन द साधना। अभी सिद्धि ये इसका क्रिया योग सीखने का कारण नहीं होना चाहिए, मैं नहीं सिखाता हूँ कि इसके लिए आप आ जाओ और करो, ये आती है। ये क्रिया ही ऐसी कुछ है, इंटेंस क्रिया ही कुछ ऐसी है कि आपके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, आपके हार्मोन्स के ऊपर नियंत्रण आता है, आपके जो भी डोपामिन है या सेरोटोनिन है, या आपके जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स को कैसे मास्टरी की जाती है, मैसेंजर्स क्या देने चाहिए, ये सारा साइंस है पूरा, जिसके ऊपर साधना होती है। साधना करते 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 एक समय ऐसे आ जाता है कि जब मैं अगर मुझे कहूँगा कि इंटेंसिटी ऑफ योर माइंड दैट इज़ बियॉन्ड एनी ऑफ द मंत्रास, वो माइंड को कितने लेवल पे हम इंटेंस कर सकते हैं। अब उसके साथ में अगर किसी को करके दिखाए तो लोग बोलेंगे, अरे गुरुजी आपने तो चमत्कार कर दिया। कोई चमत्कार होता नहीं है, खून के एक ड्रॉप से इंसान बना है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। सो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, टेलीपोर्टेशन भी एक तरह की सिद्धि है, करेक्ट? सो ऐसी कौन सी सिद्धियाँ हैं, कुछ आप बता सकते हैं हमें, या जो कि कई मैं मरतबा बोला कि जैसे अभी मैं कॉस्मिक ट्रांसपोर्टेशन बोला कि यहाँ पे है, आदमी दूसरी जगह चला गया। दूसरी बात ऐसी होती है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे आप खुद को पहुँचा सकते हैं, कौन कहाँ बैठा है, कौन से कपड़े में बैठा है, क्या विचार कर रहा है, या आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि गुरुजी के साथ हमारा होता है कि अभी ज़रूरत नहीं कि कोई फिजिकली आके बैठे, हम फिजिकल बॉडी का लिमिटेशन समझ चुके हैं ना सालों पहले। जी, हम सालों पहले समझ गए ये तो पेरिशेबल बॉडी है ये। तो इससे तो ज़्यादा बेटर है कि एक किसी ऐसे वेवलेंथ के ऊपर हमें क्या विचार पहुंचाने, क्या करना है, इसके लिए कुछ चीज़ें हमने कभी करके दिखाई थी, दोबारा करूँगा नहीं, ये भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा था कि अभी इस वक्त वहाँ पे एक दुबई में वहाँ पे एक व्यक्ति जो है उसको देखो, कॉल करो, कौन से कपड़े में है, कौन सा विचार है, कागज़ पे लिख के दिया था मैंने, और वहाँ पे कॉल करके देखा था। लेकिन ये बार बार करने लगूंगा तो ये मैं उसको स्टंट कर रहा हूँ मैं, करेक्ट, ये मेरा काम नहीं है। तभी किया था। आप बोल रहे टेली ट्रांसपोर्टेशन, एक ग्रुप में लेके गया था, उनके सामने मैं गायब हो गया था हवा में। तो क्या ये बार बार करूँ मैं? 2003 की 2003 में। और ये किधर हुआ था सर गुरु? ये एक माना करके गांव है, अपने बद्रीनाथ के आगे, वहाँ पे हुआ था। और क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों स्टंट ये नहीं करना चाहिए? सिंपल बात है कि स्टंट करने के बाद वो सामने आदमी आएगा, खुद की साधना कभी भी नहीं करेगा और बार बार अपेक्षा वही करते रहेगा। चमत्कारों की आदत पड़ जाएगी, चमत्कारों की आदत लग जाती है। उसके बाद में चमत्कारिक नज़रों से गुरु की तरफ देखता है, वो शिष्य नहीं बन सकता है। आदर होना चाहिए गुरु का, लेकिन गुरु क्या सिखा रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये तू भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए तू जी नहीं रहा है ना। करेक्ट। अंतिम तेरा ध्येय क्या है, मैं क्यों आया हूँ,
मेरे उस अवस्था तक अगर पहुंचना है, मुझे एक कैवल्य अवस्था तक मुझे पहुंचना है, उसकी साधना होती है ना। इसके लिए करेंगे तो मैं एक मैजिशियन बन गया ना, मैं एग्जैक्टली करोड़ों रुपए कमाऊंगा ना मैं। क्योंकि मैजिशियन जिसे आप बात कर रहे हो, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो किताब है उसमें आई थिंक एक चैप्टर में लिखा है कि जो लहरी महासाया हैं वो ध्यान में बैठे बैठे ब्रह्मा जी से बातें कर रहे हैं, और कुछ तो मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा भी इंस्टेंस बताया गया है। सो ये भी क्या चीज़ पॉसिबल है क्रिया? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो अगर चाहे जिनके साथ सुसंवाद करना है, अब उनका नाम कुछ भी दे दो, अब ब्रह्मा दे दो, अब विष्णु दे दो, अब शिव जी दे दो, क्योंकि ये सारे जो सूत्र है मैं इनको सूत्र मानता हूँ। मैं हमारे एग्जिस्टेंस के सूत्र कौन से हैं, उस सूत्रों के साथ में अगर मैं एक मेरा रिलेशन में मेंटेन करता हूँ तो मैं एक संग बन जाता हूँ ना। ये सारी जो मैसेजेस मिलते हैं आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे सूत्र होते हैं। जैसे एक सूत्र से सूत्र बन गया ना, एक ने दूसरे को तीसरे से, ये सूत्र बन गया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बात चल ही रही है, तो उसमें ये भी मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने फिजिकल चीज़ों को कैसे अपने वश में लिया। जैसे गंध बाबा की जो चैप्टर 4 या 6 में जिक्र है, तो वो कैसे हो सकता था कि वो कोई भी गंध आपको दे सके? बेसिकली गंधा वगैरह ये सारी चीज़ें वो सेंसेस से जुड़ी हुई है। गंध का मतलब ये हो जाता है कि आपके मन के अंदर अगर आपको चाहिए कि चलो क्या है, आप चंदन का खुशबू चाहिए या आपको, ये भी हमने करके दिखाया, बन के है सारी चीज़ें। करेक्ट, सबको मालूम है, हमारे वहाँ पे जाके हाथ देके ऐसे साथ कि जो आप चाहिए वो देखो आपको गंदा आने लगेगी या ये सारी चीज़ें अभी नहीं करूँगा मैं। इससे मैं हासिल क्या करूँगा? एग्जैक्टली। आप स्टंट हो गए, आपको लगा अरे वहाँ पे वो सुगंध आने लगी, या इसका मर्म क्या है? मर्म ये होता है कि जैसे कि सेंसेस है, सेंसेस का अपने न्यूरोमोटर सिस्टम के साथ में एक रिलेशन होता है। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन उसका स्पीड होता है, जो मेडिटेशन में हम सिखाते हैं, ध्यान धारणा में हम सिखाते हैं। तो ये देखना का स्पीड सबसे फास्ट है, या सुनना उसके बाद में आता है। करेक्ट। तीसरा आता है उस सुगंध का, गंध का आता है। तो गंध जब ये आ जाते हैं तभी गंध से यहाँ की शुरुआत, अगर अभी देखो ये इसके बारे में सारी चीज़ है, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा या बोला, माफ़ करना, कि सबसे पहला गंधा आपने जो सुना, जिसके वजह से आपने अपनी माँ को पहचाना, पता है आपको? जो पहला गंधा होता है वो माँ का होता है। 9 महीने पेट में रखने के बाद, आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछे, किसी भी डॉक्टर से पूछे इसके बारे में, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। जब भी पेट में रहने के बाद में जब भी कॉर्ड कट होती है, जो पहला अपनी सांस हम लोग लेते हैं, जिसके बाद में पहला शीर्षासन होता है ऑक्सीजन जाने के लिए, या पहला बाथ हम लोग लेते हैं, या पहला वस्त्र परिधान हम लोग करते हैं, उसके बाद में 7 महीने तक बच्चे को ब्लैक एंड वाइट दिखता है, वो कलर नहीं दिखता है। साइंस, प्योर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय पे माँ का स्पर्श जो होता है उसको पहले, उसके साथ में उसको गंध आता है माँ का। एक गंध से उसको मालूम पड़ता है मेरी माँ ने मुझे पकड़ा है, और उसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कितने लोगों की जान बचाई है। जो औरतें डिलीवरी के बाद में कोमा में गई है, बच्चा किसी एक जगह पर है, तो 3 दिन के बाद मैंने डॉक्टर के परमिशन से वो बच्चा लाया है, ये जानता हूँ मैं साइंस। और परमिशन लेने के बाद जैसे वो टच होता है, उसके बाद में बच्चा भी सुधर जाता है, माँ को भी होश आता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें तो कोई स्टंट है ही नहीं, गंधे की बात है ही नहीं। तो हम जब भी पहली गंध की बात, ये जो है नाक है जहाँ से सांस लेते हैं, बस क्रिया योग में मैं यही सिखाता हूँ, इसके ऊपर नियंत्रण करना सीखो ना। लेकिन ये सिद्धियाँ तो काफ़ी पावरफुल लग रही है सुनने में, तो लोग इसका गलत फ़ायदा भी तो उठा सकते हैं। उठा ही रहे ना, उठा ही रहे, इसलिए उनका जो प्रोग्रेस स्टॉप हो जाता है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि जहाँ ज़रूरी वहाँ पर बात अलग होती है, लेकिन जहाँ पर इसी को दिखावा करोगे तो आपकी जितनी भी मिली हुई चीज़ आपके गुरु निकाल देता है, चली जाती है। कितने ऐसे गुरु हैं, इनका राज हमने देखा है। ऐसा क्या है कि गुरु एक पद पे है, लाखों लोग हैं, उसके बाद में स्त्री से व्यभिचारी बन जाता है कि नहीं? सत्य बोल रहा हूँ कि असत्य बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सत्य है। उसके बाद में तुरुंग में जाते, जेल में चले जाते। तो जब अपने सारे इस वासना पे ऊपर अगर उनका नियंत्रण नहीं है तो आपने क्या हासिल किया?
सबसे पहले वो अगर मैं हासिल करूँगा तो ही मैं ऊपर के लेवल पे पहुँच जाऊँगा ना। ये तो मैं नीचे के लेवल पे हूँ, मैं शारीरिक वासना में फंसा हूँ। तो जिसे क्रिया योगा करना है वो गृहस्थ जीवन जी नहीं सकता? हाँ, बिल्कुल जी सकता है। मैं गृहस्थ जीवन जी रहा हूँ। और क्रिया योगा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्रिया योगा अभी मैंने बोला 5 क्या है, क्रिया हठ योग है। क्या आपको शरीर नहीं है? शरीर की शुद्धि में बता रहा हूँ। फिजिकली हेल्थ अच्छी लेवल पे रखो। मैंने सिखाया क्रिया ध्यान योग करो, मेडिटेशन करो, कोई भी कर सकता है। क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, मेडिटेट अपना प्राणायाम करने के लिए क्या सन्यासी रहना ज़रूरी है? कोई भी चीज़ में से नहीं है। मैं मेरे फैमिली के साथ हूँ, मेरी फैमिली अच्छी तरह से, लेकिन नॉर्मल जीवन जीता हूँ मैं। लेकिन फिर एक इंसान को समझ लो, अगर मुझे क्रिया योग सीखना है तो मुझे क्या त्याग करना होगा गृहस्थ रहते हुए? जब कुछ भी त्याग, ये त्याग शब्द गलत है, डिसिप्लिन रखनी होगी। मैं शब्दों को बदली करता हूँ मैं जी। मुझे क्या डिसिप्लिन खुद के ऊपर लेनी चाहिए। मेरे पास लोग आते तो मैं बोलता ना, मैं खाना पीना क्या खाना है मैं कभी भी आज तक बोला नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई ये सीक्रेट है, ये डिस्क्लोज नहीं करना। तो भी मेरे पास ही सीखे हुए जो है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वहाँ पे गुरु बन जाते हैं और बोलते हैं मैं क्रिया योग सिखा रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि एक ताकत ऐसी है वो ऊपर है। आदमी जब झूठ बोलने की शुरुआत करता है उसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये है संयम। उसको क्या है? डिसिप्लिन का नाम क्या है कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मतलब मैं खुद के ऊपर संयम पा रहा हूँ। वही संयम मैंने कहा था जुबान से स्टार्ट होती है, खाने पीने पे होती है, अपनी वासना के ऊपर संयम पाना है। बस दैट्स इट। आप खाली साइंस ये समझो कि मुझे क्रिया करने के लिए समय कितना लगेगा, तो टेक्निक मुझे फॉलो करने के लिए 40 या 45 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपके पास उतना समय है कि नहीं है? कोई नहीं बोलेगा मेरे पास नहीं है। हाँ, दिन में तो है ही। ठीक है, वो 5 जो टाइम है उसके अंदर यही प्राणायाम करने हैं, टेक्निक करने हैं आपको, बस दैट्स इट, सिंपल है। दिन भर में क्या करना है? तो दिन भर में माइंडफुलनेस करना है, कॉन्शियस स्टेट आपकी मेंटेन करनी है। तो इन शॉर्ट आपकी रिएक्शन एबिलिटी जो है ये क्रिया योग नियंत्रित करता है। आप सडनली गुस्सा होते हैं या सडनली आपको डिप्रेस होते हैं तो क्रिया योग सिखाता है आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखो, डोंट वेस्ट इट। जैसे अच्छा है कि बुरा है इसमें कोई चीज़ ही नहीं मैंने कही। हाँ, वेज खाना नॉन वेज खाना मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके अंदर से अगर आवाज़ आती है कि बाबा ये ह्यूमन शरीर है मेरा, उसका इंटेस्टाइन का कितना लंबा है, जानवर का कितना है, जानवर को डाइजेस्ट होने के लिए कितना समय लगेगा या इसको कितना, यू डिसाइड। ठीक है कि नहीं? मैंने ना जब रिसर्च कर रहा था मैं थोड़ी सी, तो मैंने 2 यूट्यूब वीडियोस देखे जहाँ पे वो क्रिया योग सिखा रहे थे ऑन दैट वीडियो। मतलब ऑब्वियसली बता रहे थे, वो ऐसा डेमो करके नहीं दिखा रहे थे। सो वो उस तरह से सीखना और खुद से प्रैक्टिस करना और वो सीक्रेट तरीका एक गुरु से जो सीखना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सिंपल बात है, ये तरीका जो है खुद गुरु को सामने रख के सिखाया जाता है। हालांकि वो आपने नियम की बातें जो बोली, इसमें एक नियम होता है कि ऑलवेज मेंटेन अ कॉन्टैक्ट विद द गुरु, क्योंकि आप शायद गलत कुछ कभी करते हैं, आपको आ सकता है। एक दीक्षा ली, टेक्निक सीखा, लेकिन टेक्निक सीखने के बावजूद भी आपको कभी कभी ऐसा लगे कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उसमें क्या चेंज करनी चाहिए, तो आप किसको पूछेंगे? और एक बात आपको बोलता हूँ, काफ़ी लोग किताबें पढ़ के सीखते हैं। मैं क्रिया योग की नहीं, मैं तो योगा की बात कर रहा हूँ। कितना डेंजरस है देखो, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि आप उस ऑथर को पूछेंगे कि मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ, शरीर रचना की बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी लोगों को बैकएक होती है, तो भाई मेरा कौन सा मसल है, कहाँ झुकना है, कितना झुकना है, मेरा ग्लूट मसल की पोजीशन क्या है, मेरे वेरिकोस वेंस कहाँ से जाते हैं, मैं जब झुक जाता तो उड़ियान बंद कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हैं ना। खाना है अंदर, उसका क्या करना है, जब मुझे सर्दी है तो क्या मैं प्राणायाम कर सकता हूँ क्या? यही बात अभी थोड़ा एडवांस में जाता हूँ क्रिया में मैं। वहाँ पे तो उसने कुछ बोला, हालांकि उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया होगा, मुझे नहीं मतलब लगता है कि कोई सिखाता होगा, नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक रूल, जब ओरिजिन जहाँ से आया है ये सीक्रेट है, तो बीच में चेंज करके अगर प्रसिद्धि के लिए कोई करता है तो मुझे उसमें भाष्य नहीं करना है। लेकिन कोई अगर प्रैक्टिस कर भी रहा है, समझ लो, उनको क्या नुकसान होगा अपने बॉडी में? कुछ वो लूज कर देंगे या कॉन्शियसनेस? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सिंपल बात बोलता हूँ मैं, आप 1 मिनट में कितना ब्रेथ करते हैं? चलो मैं मानता हूँ कि 25 से 28 ब्रेथ ले रहे हैं, ठीक है।
ब्रीथ के ऊपर नियंत्रण करना है। और वहाँ पे उसने बोला है ऐसे करो, एक ब्रीथ करो, होल्ड करो, हाँ, और उसके बाद में ये आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। आपने करना शुरू किया। जब आप होल्ड करते हो तो आपका जो एक कार्डियो रेंज जो होती है इसका एक साइंस है। उसके बाद में अगर आपने सुना होगा कि जिम में कितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, करेक्ट, ठीक है, तो यही बात हो इसमें कि आपने गलत कुछ करते वक्त आपने किया तो आपको नुकसान तो हो सकता है ना। सही बात है। इसके अंदर फिजिकल भी आ गया, इसके अंदर आपका मेंटल स्टेट भी आपके आ गए, कैसे करेंगे? और मैंने तो यहाँ कहते क्रिया योगा करने के बाद आपके काफ़ी हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बिकॉज आपके टॉक्सिन निकल रहे हैं। लेकिन वो टॉक्सिन कैसे निकालने ये कहने वाला गुरु होता है, गुरु ही कर सकता है। सो थोड़ा सा और क्रिया योग को और थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। सो जितना भी हम लोग कन्वर्सेशन से समझे हैं, क्रिया योग बेसिकली सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक है या और भी कुछ है? नहीं, इट इज़ लास्ट ब्रीदिंग इज सपोर्ट करता है आपके ध्यान के लिए। जो ध्यान आपको करना है, ध्यान का मतलब होता है मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अल्टीमेटली, और मेरे ऑब्जर्वेशन क्वालिटी मेरी कैसी कम अंदर 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 डीप कर रहा हूँ मैं। आखिरी पार्ट है, देखो आपने पतंजलि योग सूत्र के बारे में भी हमने कहा कि यम के बाद में, नियम के बाद में आखिर पड़ाव कौन सा है? आसन, समाधि का। समाधि, समाधि लेवल पे जाना है। लेकिन समाधि कभी आएगी जब भी आपका ध्यान है उधर। ध्यान किसके ऊपर करना है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, किसके ऊपर ध्यान करना है। तो उसके साथ ही वो एक चेन है, बराबर, वही क्रिया योग में। तो क्रिया योग में भी अंतिम पड़ाव आपका समाधि है। समाधि है, दोनों का अंतिम पड़ाव समाधि है। उस वही जैसे समाधि मतलब क्या है? समाधि है क्या? एग्जैक्टली। तो समाधि इज अ कॉन्शियस लेवल का पीक है वो। एक आपको सवाल पूछता हूँ मैं, थोड़ा सा आप बोल रहे, लेकिन आप सुबह उठते हैं, आप दिन खत्म होता है, ठीक है, एंड में आपको आपने क्या क्या देखा सब कुछ याद आता है? आपने क्या सुना अभी मैंने बोला आपका रिकॉर्डिंग के अलावा आपको याद है? नहीं रहता है, नहीं रहता है, करेक्ट। कितना परसेंट? तो थोड़ा मिस हो जाता है। 6, थोड़ा नहीं, बहुत मिस हो जाता है, थोड़ा याद रहता है। आपको याद 6 to 8% ही रहेगा। बराबर। तो बाकी का आपका जो 92% कहाँ गया? यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपका इसीलिए जाता है, इसका साइंस क्या है कि अपने न्यूरोमोटर सिस्टम के मेमोरी पार्ट है, वो मेमोरी पार्ट आपके रजिस्टर्ड नहीं कर रहे। तो हर चीज़ को अगर आप रजिस्टर्ड करने की शुरुआत करेंगे, जो मैं स्टूडेंट्स को काफ़ी बार सिखाता हूँ, मैं मेरे प्रोग्राम्स होते हैं कि आप पढ़ते हो लेकिन आपको याद नहीं रहता है। बराबर। तो क्रिया में जो टेक्निक्स है वहाँ माइंडफुलनेस स्टार्ट होता है। अभी माइंडफुलनेस क्या है? जिधर है वही उसके बारे में सोचो। चलो मैं आपको थोड़ा उल्टा बात कर रही है कि क्लैरिफिकेशन करें। हाँ, श्योर। आप सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं जी। अब ब्रश करते वक्त आपका ध्यान होता है अच्छा नहाने के लिए इसके बाद किसका क्लेम है, बाथरूम में कौन जाने वाला है। करेक्ट। अगर आपके पास एक या दो बाथरूम है, बात लेते वक्त आप सोचते हैं कि आज मेरा ब्रेकफास्ट क्या रहेगा। ब्रेकफास्ट करते वक्त बट नेचुरल वो टीवी चलना चाहिए, अदरवाइज आपका 2 in 2 आपको लगता है आपने टाइम बचाया। तो क्या कितना टाइम आपको टेस्ट याद रहती है, अनलेस वहाँ कुछ गलत खड़ा आ गया तो आपको अरे ये क्या टेस्ट चले, नमक नहीं डाला, याद रहता है, बराबर है। करेक्ट। तो आप फिजिकल बॉडी है लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं है ना, यही बात होती है ना। करेक्ट। वही कुछ खास चीज़ अगर होती है तो इमीडिएटली आपका माइंड वहीं पर जाता है। अब हम क्रिया योग में उल्टा सिखाते हैं। अब जहाँ हो उसी के बारे में सोचो। जब अगर मैं ब्रश कर रहा हूँ तो मैं अपने दांत के बारे में सोचूंगा, उस ब्रश को थैंक यू बोलूँगा, वो पेस्ट को थैंक यू बोलूँगा, मैं थैंक यू स्माइल दूंगा। ये स्माइल मुझे मेंटेन करनी है थ्रू आउट द डे। फ्रेश हूँ मैं नहा रहा हूँ तो मैं जल तत्व को के साथ में प्रणाम करता हूँ, उसका मंत्र बोलूँगा मैं। बाहर से मेरी इतनी शुद्धि होती हो सकता है इंसान हूँ मैं, मेरी शुद्धि करते रहना, ग्रैटिट्यूड है मेरा। मुझे कोई एक गिलास पानी भी देता है, एक बॉटल भी अगर आपने यहाँ पे कुछ रखी है तो आपको लगेगा जाते वक्त देखो मैं पॉकेट में बॉटल डाल के जाऊँगा, मैं इतनी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप फेंकने वाले हो। करेक्ट। कितने लोगों को पानी मिलता नहीं है, वो जल तत्व है, इसके साथ में देव देवता है। 5 अपने जो पृथ्वी, जल, अग्नि, इसके साथ सारे देव देवता है ना हमारे। तो उन्हीं के साथ अगर मैंने प्रामाणिक नहीं रहा तो मैं कहीं प्रेजेंट नहीं हूँ ना मैं। करेक्ट। ये बात होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे आते वक्त मुझे मालूम है कौन सा राइट लिया, कौन सा लेफ्ट लिया, कहाँ पे खड़ी की, कहाँ पे कॉल किया।
उसके बाद मैं कैसे आ गए, इनको क्या पहला सेंटेंस क्या बोला, उसके बाद टर्न करते बाद दूसरा सेंटेंस कौन सा बोला। आप मुझे 10 साल के बाद पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं और इतना सब मेमोरी स्टोर रख सकती है। बड़ी मेमोरी है। इस मेमोरी ने कंप्यूटर की मेमोरी बनाई है, तो इंसान की मेमोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए ना, है ना। करेक्ट। तो यही बात आती है माइंडफुलनेस, यहाँ से स्टार्ट होती है विपश्यना की क्रिया की। हमारी विपश्यना ब्रीथ टू ब्रीथ मैं क्या कर रहा हूँ, इतने लेवल पे जब नैरो स्पेस आ जाती है तभी जो अनुभव होता है ये कॉन्शियस सुपर कॉन्शियसनेस का, इसको समाधि बोलते हैं। ये समाधि तक, वहाँ तक आपको बॉडी, अभी आपको बॉडी के कॉन्शियसनेस से विड्रॉ हो गया है, माइंड आपका स्टील हो गया है, लेकिन आप ब्रीदिंग चल रही है। तो ये न्यूरोमोटर सिस्टम की कौन सी अवस्था रहेगी जिसको तुरीयावस्था कहते हैं। इससे गुरुजी एक कंट्रोवर्शियल बात ऐसे याद आई है कि ओशो एक हमारे स्पिरिचुअल गुरु थे जिन्होंने संभोग से समाधि तक कहा था। तो क्रिया योगा में संभोग से समाधि तक है कॉन्सेप्ट कि नहीं है? पहले बात हम क्वेश्चन समझ लेते क्या है। बहुत आदर है मुझे ओशो की तरफ, रजनी जी की तरफ, जिनके साथ हमारा 1-to-1 संबंध आए हमारे, बहुत अच्छी तरह से संबंध आए। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान का एक एनालिस्टिक माइंड होता है, उसको जो समझता है किसी से ना, हमारे साथ भी होता है। हम प्रवचन में कुछ एक बोलते हैं, उतनी कैपेसिटी से उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज इंसान का स्वभाव है एनालाइज करने का। करेक्ट। ओशो ने यह शब्द का इस्तेमाल जब भी किया संभोग से समाधि तक, तो उनको क्या अपेक्षित था, इसका अपेक्षा भाव ये था कि इंसान का शारीरिक इतना एक जोश होता है कि जब तक मैं मेरी वासना को मैं शांत नहीं करूं मुझे चैन नहीं। अभी ऐसा इंसान साधना के लिए बैठ सकेगा क्या? नहीं। चल भी चल चल रही है। तो वो क्या कहते हैं, तुझे इतने लेवल पे भी तेरा नियंत्रण नहीं है ना, एक बार कर ही लेना। अभी क्या बची है तेरे पास? अभी कुछ बचा नहीं है ना, कम से कम अभी साधना के लिए बैठ जा। अब लोगों ने उसमें से क्या उठाया देखो। लोगों ने शब्द को, आज को तो ट्रेंड बन चुका है, शब्द को यहाँ से वहाँ लेना, वहाँ से यहाँ लेना, और उसके अपना एक अंतिम चरण देके आता है कई मरतबा ऑडियंस को पूछते हैं आपकी क्या राय है इसके बारे में, आपकी क्या राय है, तोड़ फोड़ करके शब्द जो बोले जाते हैं। चलो इन्होंने तो ये स्पष्ट भाषा में, बहुत ही विद्वान आदमी थे वो। इसके पहले काफ़ी लोगों ने जो बोला है, ऐसे तो मुझे ऐसे भी कोई विद्वान मिले जिन्होंने कबीर जी को भी एनालाइज किया। कबीर जी ने कुछ और लिखा है और गुरु गोविंद दोनों के लागे, तो उसको उन्होंने कुछ और निकाल के उसके बारे में भी लिखा है। बड़े विद्वान लोग हैं ये, बड़े विद्वता वाले। इनको आध्यात्मिकता का आचरण नहीं करना है, ना पढ़ना है, ना कुछ भी नहीं करना है, लेकिन वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। तो ये मेरी फ्रैंक ओपिनियन है। पहली बात, जब तक हमें समझ में नहीं आता सामने वाला क्या बोला है, चलो ऐसे कितने गूढ़ बोलने वाले लोग हैं। देखो आप इतिहास गवाह है, काफ़ी आध्यात्मिक गुरु इतने गूढ़ बोलते हैं। तू चाहिए तो तू फाइंड आउट करो क्या इसका मतलब है, फिर ये क्या बोला होगा, वो क्या बोला होगा। इसके अंदर महाभारत भी तो है, यक्ष ने भी तो प्रश्न पूछा था, बराबर है। लेकिन वो वहाँ पर इतने बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने सही दिया, इसलिए तो बाकी पांडवों के जान बच गए ना। ये भी तो इतिहास है कि नहीं? जी, यही बात हो गई। लेकिन जैसे आपने कहा ना, लोग अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ों को गलत मायने दे देते हैं। तो यही एक वजह है जिससे क्रिया योगा हर एक जन नहीं सीख पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये और ज़्यादा आगे जाके बोलूँगा कि अगर हमारे पास 10 लोगों ने क्रिया की दीक्षा दी, मैं जानता हूँ कि उनका ये आखिरी दिन है। उसमें से जो 5 या 6 लोग हैं, क्योंकि वो एक आकर्षण की वजह से आते हैं, वो सेकंड लेवल तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि सेकंड लेवल को जाने के लिए कम से कम 1 साल का अवधि होना चाहिए। थर्ड लेवल जाने के लिए 3 साल होने चाहिए। संयम की बात हम कर रहे थे। करेक्ट। और 1 साल के अंदर हमें पता चल रहा है उनका चाल चलन कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों को ऐसे एक आदत होती है, यहाँ से थोड़ी ये डाली पे जाओ, थोड़ी उधर से जाओ, उधर के गुरु को क्या है, उधर का क्या है, उधर का क्या है। अपनी स्लेट को ब्लैंक करना बहुत कम लोगों को आता है। स्लेट पूरी भरी हुई है, मेरे पास आते हैं, ये गुरु ने ऐसा बोला, वो गुरु ने ऐसा बोला, ये गुरु ने बोला। मैं बोलता हूँ अभी इसके जगह नहीं, मैं कौन सी जगह पे लिखूँ, जगह ही नहीं ना।
और इसीलिए मैं अपनी बात कहूँगा, गुरुजी के पास सामने जब भी मैं गया तभी भी मैं योगा का अभ्यास तो कर ही रहा था। एथलीट था मैं, अच्छा जिम्नास्ट था मैं, काफ़ी चीज़ें मैंने बोला कि माउंटेनरिंग, लेकिन एक बार मुझे मालूम पड़ी कि मुझे अगर कुछ सीखना है, अच्छा शिष्य कैसे बनना है, शायद ये मैं सीखा। अच्छा शिष्य बनना है, कैसे हासिल करना है, गुरु के आशीर्वाद कैसे लेने हैं, गुरु को भी ऐसे लगना चाहिए कि इसको मैं ज़्यादा दे दूँ कुछ, ये गुरु तय करता है कि ये ज़रा क्या किससे कहते हैं कि बस प्रति गुरु बनने वाला है कि क्या करने वाला है। उसके बाद में एक वक्त आता है, फिर गुरु तय करता है अभी तेरा यहाँ का अभ्यास हो गया, अभी ये परंपरा आगे शुरू कर, ये ज्योत एक हो जाती है। ये उन्होंने सिखाया हमको। सो अब क्रिया योग आप हमने बात की, उसका साइंटिफिक और लॉजिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो ये वीडियो जो है जितने भी देखते हैं और यूट्यूब स्पेशली जो लोग देखते हैं वो लोग लॉजिकल एस्पेक्ट ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं हर एक बात में। सो क्रिया योग का साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, ब्रीदिंग से कैसे हम कनेक्ट कर पाते हैं कॉस्मिक वर्ल्ड को? मैं पहले इस सवाल का जवाब देता हूँ, मैं किसी भी एनालिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ। कोई भी मार्ग लेने के पहले इंसान को क्रिटिक होना चाहिए, समझना चाहिए क्या है। उनकी कोई गलती नहीं होती, ये भी मैं बोल रहा हूँ। आजू बाजू का वातावरण भी ऐसा है कि हर दिन टीवी के ऊपर कुछ ना कुछ होता है, पेपर में कुछ आता है। क्रिया योग पूरा साइंटिफिक इसीलिए क्योंकि ये जो समाधि अवस्था की बात की, ये आपके जो हॉस्पिटल के अंदर के जो मशीन्स होते हैं उसके अंदर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी दिखती है। जब 0 to 4 करते वक्त कौन सा लेवल आता है, डेल्टा लेवल क्या है, थीटा लेवल कौन सी है, अल्फा लेवल क्या है, बीटा लेवल क्या है, दिखता है पहली बार। करेक्ट। जब भी हम ब्रीदिंग को नियंत्रित करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है ये कम होने लग जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। जी जी। आपके घर में नल का टैब है, आपने नल पूरा खोल दिया तो क्या हो जाएगा, आपकी जो बकेट जो है ये शायद आपकी 2 मिनट में 3 मिनट में भर जाएगी। बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, उसका नल का मैं टैप स्लो करता हूँ, मैं स्लो करता हूँ मैं। अब इसमें एक एक ड्रॉप जा रही है तो फ्लो तो चल रहा है, मेरा फ्लो तो चल रहा है। ये इसको ऑक्सीजन का नाम देते हैं। ये ऑक्सीजन जो है एक एक आहिस्ता, क्योंकि मुझे अलाइव रखने के लिए मेरे ब्रेन को, मेरे न्यूरोमोटर सिस्टम को मुझे समझने के लिए, नहीं तो ये चलता रहेगा। अभी इस दौरान मैं क्या करूँगा, जैसे ऑक्सीजन कंजम्पशन अपना कम हो जाता है तभी हमारी विचारधारा जो है ये कम होने लग जाती है। जो इंसान ज़्यादा सोचता है, पैनिक हो चुका है, उसका ब्रीदिंग हाई है। करेक्ट। तो ब्रीदिंग अगर हाई है तो विचार भी तो मेरे फास्ट चल रहे हैं। अब इसको मैंने नियंत्रण करना है, दोनों को साथ साथ लेते तो मेरे बाहर के सारे जो विचार है अपने आप मेरे शांत हो गए। ऑक्सीजन चल रहा है। अभी ये अपने ऊपर ब्रेन के बारे में सोचते हैं साइंटिफिकली क्या होता है। करेक्ट। शरीर का जो नाक का हिस्सा है कि 2 पार्टीशन है, लेफ्ट है, राइट है। हमारे शरीर के जो महत्व की नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी जो है इसका इन्फ्लुएंस मेरे राइट साइड में जाएगा, ब्रेन के हेमिस्फीयर। पिंगला का है लेफ्ट में जाएगा। पिंगला सूर्य की एनर्जी मानते हैं हम लोग, और ये जो ईड़ा है ये अपनी चंद्र की है, जिसका प्रभाव, जो नाड़ी ज़्यादा चल रही है वो प्रभाव है आपके स्वभाव के ऊपर। अब इससे क्या होता है, आपका एनालाइज अगर ज़्यादा है तो आपका ये लेफ्ट साइड का एनालिस्टिक पार्ट है, राइट का जो है वो थोड़ा सा आपका पोएटिकल पार्ट है, सॉफ्ट है। वो भी डेंजरस है अगर ज़्यादा हो गया तो। मिर्ज़ा गालिब बन जाओगे, वहाँ पे ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं करके हम वहाँ पे क्या करें, शराब लेंगे, अपने आप गुमसुम रहेंगे वगैरह, ऐसे भी लोग, ये भी नहीं चाहिए। दोनों का मिलाप है, तो दोनों के मिलाप को अगर हमें इक्वलाइज करना है तो ये 0 लेवल पे कैसे लाए, इसको कहते, जो सांस अपनी रुक जाती है उसको कहते केवल कुंभक। केवल कुंभक तक पहुंचना है। सांस जो लेते हैं, सांस छोड़ना रेचक है, सांस लेना पूरक है, सांस को होल्ड करना जो है ये आपका कुंभक है। और ये कुंभक ये अतिशय उच्चतम दर्जे का है। इस दिशा में जाने के लिए जो अभ्यास होता है ये क्रिया योग है। अब ये क्रिया का अभ्यास करते वक्त खाली ब्रीथ का टाइम, अभी मुझे ध्यान भी तो किधर तो एक चित्त करना है। करेक्ट। ये गुरु सिखाता है सीक्रेट। अभी क्या करना है,
इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, इसके लेवल हो जाते हैं। तो ये साइंटिफिकली जो भी कुछ किया ये मॉनिटर के ऊपर आता है, ये कहीं मिथ तो है नहीं। करेक्ट। ये तो कहीं ऐसे नहीं बोला हवा से बात निकली, जो मैंने किया अगर मुझे प्लग किया तो दिखने में आता है, बराबर है। दूसरा साइंस क्या है इसका कि जैसे 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 मेरे विचार जो है तो मैं कम हो गए तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल में आ गया। कितने पेशेंट्स हमारे पास आए जिनका बीपी नॉर्मल हो चुका है, कितने पेशेंट ऐसे जो डायबिटिक के हैं। डायबिटीज़ की जड़ क्या है, स्ट्रेस है। इसको मैंने नियंत्रित करना है तो मैंने कहा ये इतनी चीज़ करो, फिजिकल एक्सरसाइज में क्या करना है, इतनी इतनी कैलोरी बंद करो। क्रिया हठ योगा आया मेरा, वो मैंने सीखा है, साइंटिफिक है। कहीं पर भी एक पुराण कथा है नहीं ना मेरे यहाँ पे, साइंटिफिकली बता रहा हूँ। इतना इतना होने के बाद आपका कम हो जाएगा, वो भी मिल गया उसको। तो मन भी नियंत्रण में आ गया, आपकी नाड़ी भी नियंत्रण में आ गई, आपका शरीर भी नियंत्रण में आ गया। तो आपका चित्त वृत्ति कौन सी आ गई, चित्त वृत्ति निरोध, ये आपकी शुरुआत हो गई। ये ज्ञान है। लेकिन इससे तो अभी तक सुनने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा है कि आप ये सब ब्रीदिंग करोगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा एंड आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, शरीर अच्छा हो जाएगा, ये सब। लेकिन इससे सिद्धियों तक वो कैसे चला जाता है, वो साइंस क्या है? वही मार्ग है ना, वो वही मार्ग है। मैंने कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ योर माइंड दैट इज बियॉन्ड एनी ऑफ द मंत्रा। ये अभी इसके पहले मैंने बोला था। अभी मेरा मन जो है ये भटका हुआ मन नहीं है, ये पोल्यूटेड माइंड नहीं है। करेक्ट। ठीक है। हमने पुराण में चलो ये भी तो सिखा है, फलाने ऋषि ने गुस्से में आकर किसी को श्राप दिया। श्राप दिया मतलब क्या किया होगा, उसके मन से गुस्से में तीर चल गया, ब्रह्मास्त्र की तरह तीर चल गया, वो हो गया। वही किसी ने अपने इंटेंशन किसी को आशीर्वाद दिए। हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है कि जिस इंसान का सोल इतने लेवल पे है, गुरु आशीर्वाद देता है तो उस समय पे ये मस्तिष्क है, ये क्राउन चक्र है, ये जो पैर झुका हुआ है, ये इसके साथ में उसको एक एनर्जी लेवल का आदान प्रदान हो गया वहाँ पे। तो उसकी माइंड है, उसकी इंटेंसिटी है। जो अच्छी बातें हमने की तो अच्छी बातें होने लग जाती हैं। करेक्ट। फिर मैंने पहले भी कहा था कि कई मरतबा आप चौंक जाएंगे कि एक चीज़ है, वो तो एक उसके वजन है, बुक है, किताब है, वहाँ पे उस किताब को इंटेंसिटी से वहाँ से पुश किया तो बिना हाथ छुए वो तो वहाँ हिल जाती है। करूँगा नहीं। हाँ, नहीं, ऑब्वियसली हुआ है। लेकिन ये कहने का मतलब क्या है, तो इस विचार में हमारा जो एक रोक होता है माइंड का, वो इतने लेवल पे होता है। चलो मैं थोड़ा सा और बोलता हूँ। जी प्लीज़। ये तो काफ़ी चीज़ों ने लोगों ने करके देखा है कि एक जोत चल रही हो, जोत बुझ जा गई उसकी तरफ देखने के बाद, उसके बाद में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। कहाँ से हो गया, कम हो गया, कहाँ से हो गया। ठीक है स्वामी जी, और एक गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जिन भी योगियों की बात कर रहे हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, उन्होंने तो क्रिया योगा से अपने बॉडी को तक कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो अभी भी आपको दिखते हैं और वो जवान अवस्था में ही दिखते हैं, मतलब अपने तरुण अवस्था में ही दिखते हैं। तो उससे जो हमारे भौतिक शरीर है या भौतिक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कॉज एंड इफेक्ट को एकदम ही ज़ीरो कर दिया है आप लोगों ने, मतलब जिस क्रिया योगा से। नहीं, गलत समझ रहे अब गलत समझे मेरी बात। मैंने कहा था ग्रोस बॉडी वैसे ही रहेगी। ग्रोस बॉडी से निकली हुई जो दूसरी सटल बॉडी है उसको ये परिमाण है ही नहीं। उस बॉडी के अंदर आपका कुछ ये जो ऑर्गन्स है वो है ही नहीं ना वहाँ पे। जो ये ट्रांसमिट बोला मैंने, शब्द का इस्तेमाल ट्रांसमिट। तो हमें जो दिखाई देते हैं, मतलब आपको जो दिखे बाबा जी, वो उनकी ग्रॉस बॉडी नहीं थी आप बोल रहे हो? बोल नहीं सकते, हो सब भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो सकता है, उनके ऊपर है। लेकिन आपको फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं। मैं भी काफ़ी लोगों को दिख चुका हूँ वहाँ पे। एक समय पे काफ़ी लोगों ने लिखा है, उन्होंने वहाँ पे यहाँ पे देखा है, इसके अंदर देखा है, लेकिन उसी समय पे मेरी बॉडी दूसरी जगह पे दिखे, सत्य। लेकिन इसीलिए मैं इन चीज़ों को टालता हूँ मैं आजकल। ये इसके बाद जिन लोगों ने अनुभव किया उसके बाद लोगों की अपेक्षा वही होने लगी कि अभी भी उसको दर्शन हो जाए वहीं पर भी, क्या फ़ायदा है उसका। लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में ही दिखते हैं, मतलब या जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ वैसे दिखाई देगा फिजिकल फॉर्म में। अच्छा, बिल्कुल। सो ये जो दोनों बॉडीज आप बता रहे हो उसमें फिर बेसिक फ़र्क क्या है, क्योंकि ये भी फिजिकल दिख रहा है, ये भी एक बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, ग्रोस बॉडी है, उसको वजन है, ओके, बेस है, कट होने के बाद खून आ जाएगा, नॉर्मल की तरह रहेगा, उसको लिमिटेशंस नहीं है।
उसके लिए काल समय उसका जो कोई नियंत्रण ये नहीं है, मतलब टाइम और स्पेस, टाइम कॉज एंड स्पेस इफेक्ट नहीं है, दोनों नहीं है, डायमेंशन वहाँ पर चेंज होता तो आपका जो बेसिक बॉडी है वो तो बढ़ता रहेगा और वो एक दिन मर है। भी बिल्कुल जाएगा। है, बिल्कुल बिल्कुल है, वस्त्र है, वो एक ही जगह पर रहेगा। और ये जो चीज़ है वो यहाँ वहाँ उस समय पे टेम्पररी लेवल पे बात है। ये मल्टी यूनिवर्स और ये कंसेप्ट अलग है, क्योंकि अभी आजकल जो इंग्लिश मूवीज़ आए हैं जो इंडियन पुरानिक से लेते हैं, टाइम एंड इफेक्ट का जो एवेंजर्स और इस सब में देखते हैं, तो मल्टी यूनिवर्स देखते हैं और कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, बॉडी ट्रांसमिशन के बारे में काफ़ी देखते हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें से मैंने देखी है, हाँ। मैंने भी देखे फिल्म। इसका कंसेप्ट जो है ये मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। तो हमारा यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स में मैं ऐसे कहूँगा एक मैग्नेटिक फोर्स है। हमारा एक चांद है, सूरज है, इसका जिसको हम यूनिवर्स बोलेंगे। लेकिन जब मैं 5 तत्व तक आता हूँ, मैं पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आपका अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, लेकिन जब आकाश शब्द आता है, एथर शब्द आता है, तो ये तो इन्फिनिट लेवल पे है। करेक्ट। तो इन्फिनिटी में क्या है, ये आप कितने भी यहाँ से विज्ञान में कोर्स से आप रॉकेट भी छोड़ेंगे, अल्टीमेटली शास्त्र जो है 200 300 500 साल के बाद कितनी ताकत का भी जाएगा, उसके बाद में उसको लगेगा उसके आगे तो है ना। इसलिए उसका हम नाम देते हैं अनंत, डार्क मैटर बोलते हैं। अनंत अनंत, इन्फिनिट। इन्फिनिट। तो लाइक इन्फिनिट लेवल पे हम सारे जो आत्मा है, मैं थोड़ा सा अलग इजाज़त है तो बोलता हूँ मैं, कुछ बोलिए चीज़ें लाइट है जो लोगों को भी शायद पता होनी चाहिए। एक बिग बैंग की कंसेप्ट थी, करेक्ट। बिग बैंग्स, लोगों को पता चला कि मिलियंस एंड ईयर्स एगो हम सारे एक थे, उसके बाद में एक बड़ा धमाका हुआ, करेक्ट। बराबर, जिसको बोलते हैं बिग बिग बैंग। बैंग। बिग बैंग। सारे बिखरे गए, उसके बाद में अलग अलग रोटेशन में आ गए, मैग्नेटिक फोर्स में, थोड़ा साइंटिफिकली भी प्रकाश डालता हूँ मैं। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में हमारी उत्पत्ति हो गई, करेक्ट। निसर्ग आ गया, पानी आ गया, पानी के बाद में जानवर आ गए, उसके बाद में इतने सारी चीज़ों के बाद में इंसान आ गया। इंसान जैसे जैसे वो रॉ मीट खाता था सर्वाइवल के लिए, उसके बाद में कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट आ गया, कुछ मैसेज आए होंगे शायद, पता नहीं वहाँ से। उसके बाद में ढूंढना शुरू किया, फिर जो खेती बाड़ी की कल्पना आ गई, सोचते गए। मतलब मैं खाली इसके बात कर रहा हूँ, इंटेलेक्ट कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। इसी के बाद में किसी ने खोजा होगा कि नहीं ये क्या, कुछ तो इसका रहस्य है, वो तब के लिए बैठे होंगे और ऋषि मुनि बन गए। और उनको जो मिला, शायद उनको कोई साउंड से सुनाई दिया, बराबर है, तो उनके जो बीज में ये बीज मंत्र बन गए। बीज मतलब एम्ब्रियो स्टेट में आ गए, उन्होंने लिखा, अच्छे से स्क्रिप्टिंग किया उसका, वेद लिखे, वैदिक मंत्र हो गए हमारे, जैसे कि हमारे गायत्री मंत्र है, हमारे ताकत के मंत्र है हमारे, ठीक है। इसी दौरान ये सारी किसी ने जो मिला है, इन्होंने किसी और को सिखाया, करेक्ट। यहाँ से गुरु शिष्य परंपरा शुरू हो गई। तो एक लेवल पे प्रगति के मार्ग पे इंसान ने रोड निकाले, कार निकाले, एरोप्लेन आ गए, तरक्की तो चल ही रही है जी। इसी के साथ हिंसा भी तो आ गई, इसी के साथ तो पावर ग्रिड भी आ गया, इसी के साथ में इंसान को मारने भी तो लगा, मतलब उसके अंदर पशुवृत्ति तो रही, थोड़े बड़े लेवल पे हो गई। पहले हाथ के चाकू छुरे से मारते थे, वो भी आज मार रहे, फिर बम्बार्डिंग करके भी मार रहे, फिर एक देश से दूसरे देश, फिर मिसाइल की कंसेप्ट आ गई, फिर अणु रेणु की बात आ गई, एटम बॉम्ब की ब्लास्ट, इसको ब्लास्ट, मतलब विध्वंसक वृत्ति और कंस्ट्रक्टिव वृत्ति जो होती है, ये इंसान की दोनों साथ में है, ठीक है। करेक्ट। इंसान ढूंढ रहा है, लेकिन मूल क्या है, सारे के सारे हम एक ही थे, हम एक है। ये जो मंत्र है, इसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म की जो उत्पत्ति है, इसके हम सारे, ये अगर अनुभव होता है तो सबके अंदर प्यार की भावना है। यही प्यार कौन सा होना चाहिए, अनकंडीशनल, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ क्षमाशीलता होनी चाहिए। हम न्याय व्यवस्था, इसने गलत किया तो मैं उसका न्यायाधीश बनता हूँ, मैं इसका करता हूँ, रिवेंज लेता हूँ, तो उस इंसान में हम में फ़र्क क्या रह गया। गुरुजी, इस बात से मुझे एक सवाल ध्यान में आया। आपने कहा सारा सृष्टि एक कण अणु से बना है और सब यूनिवर्सली सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, जी। तो इस हिसाब से जो जानवर हुए हैं,
जैसे कि खासकर जो डॉग रहते हैं, कुत्ता रहता है जो हमारे साथ पेट करके रहता है, तो वो उसकी आत्मा तो एकदम प्योर है, तो वो क्यों नहीं वो अध्यात्म रीच कर पाती, या वो क्यों नहीं टेलीपोर्ट कर पाती? क्या होता है ना, क्या होता है, थोड़ा सा एब्सर्ड हो जाएगा शायद, लेकिन मैं बताता हूँ। हम हिंदू हमारे गत जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो सिद्ध हुआ है। जिस जन्म में जो कर्म करता है अच्छे, उसको एक एक ग्रेड बढ़ती जाती है। करेक्ट। कुछ लोग अध्यात्म में देखो बहुत ही यंग एज में आते हैं, बाल योगी बन जाते हैं। कुछ लोग हैं वो करते 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 कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने गलत किया है, पश्चाताप होता है। मैं खुद स्वयं ऑर्थोरोड जेल है, अलग अलग जेल में मेरे कार्यक्रम करता हूँ और मैं बोल्डली उनसे बात करता हूँ, आप गिल्टी फील नहीं करना, आपने जो भी कुछ गुनाह किया वो सिद्ध हो गया, इसलिए आपको गुनाह आप उसको भुगत रहे। करेक्ट। लेकिन बाहर हजारों की संख्या में गुनहगार है, वो अभी तक उनका गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है। तो यहाँ बाहर जाने के बाद समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा जो एक सामाजिक कार्य मेरे काफ़ी चलते हैं, उसके अंदर एक है नेत्रदान का, आई प्लेज का। एक बार मैं गया था, वहाँ के जितने भी लोग थे सबके सब ने आई प्लेज किया हुआ है। तो समझते, गिल्ट लगता है उनको, सुधारना है, सुधारने का मौका सबको मिलना चाहिए। उसी तरह जो जानवर है वो उनकी जो योनि है, तो शायद उसके पहले की किसी योनि से वहाँ पे डॉग की योनि में आए, या तो पंछी है, पंछी से, तो ये दिस इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन हो गया। अपग्रेडेशन में इंसान आ गए, इसलिए हम कहते हैं ना कि आप इंसान इतना उतने नीचे से ऊपर तक आ गए, अब तो आप सबसे इंटेलिजेंट है। लेकिन फिर भी सबको नहीं मिलता ना, ये सबको नहीं मिलता है। यहाँ गुरु का काम शुरू होता है, ये बताने का काम जो है गुरु का होता है। तो अभी पशु नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि इसमें श्वान देखो, वो अपने खुद से ज़्यादा अपने मालिक के ऊपर ज़्यादा प्यार करता है, इतना वफादार होता है। बताना पड़ता है कि आप जो कर रहे हो उसे तो वो ज़्यादा वफादार है। आज तो एनिमल्स तो इनका इंटेलेक्ट देखो कितना है, बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। और एक्चुअली क्या होना चाहिए, इंसान का उससे भी ज़्यादा है। लेकिन इन्फ्लुएंस मैटर, आप कौन से संगत में रहते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन आप उसके अंदर से कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, ये तो आपको खुद को पता होनी चाहिए ना। ये बात आती। गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्रिया योगा सिर्फ हिंदू धर्म के लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने पूछा कि पुनर्जन्म की बात कही, तो ये तो मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग तो नहीं मानते, तो क्या ये क्रिया योगा नहीं कर सकते? ये पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी फाउंडेशन में सारे जात धर्म के लोग हैं। तो ये क्रिया योगा में मेरे साथ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, सब कुछ है। और ये मैं पिछला जन्म वगैरह जो है ये उनको कहीं पर भी लाद ही नहीं रहा हूँ ना, मैं अपनी विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव से मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर मानना या नहीं मानना आपके ऊपर है। ये जन्म में तो कर सकते हैं ना, ये जन्म तो एक्सेप्ट किया है ना, ये जन्म में अच्छा काम करो, हो गया काम। और दूसरी बात में एक और कौतूहल की बात है कि अभी सबसे ज़्यादा कुंभ की बात चालू है, महाकुंभ जो हो रहा है 144 साल बाद। इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों को नागा साधु या इन साधुओं के बारे में, जो कि सुनने में आता है कि क्रिया योगा करते हैं और वो सब हिमालय में कहीं रहते हैं छुप के, जो अचानक ही प्रकट होते हैं। तो ओवरऑल महाकुंभ और इनके बारे में आपको क्या कहना है? कुंभ मेला ये हमारे हिंदुस्तान की शान है। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि 4 साल के बाद का कुंभ मेला, उसके बाद में 12 साल के बाद में महाकुंभ मेला, और अभी तो 144 साल के बाद में एक जो हमारा, तो इसका इतिहास तो यही है ना कि जहाँ पे अमृत मंथन हुआ और वहाँ के जो अमृत की जो बूंद गिरे, वैसी वो जगह है प्रयागराज, ये अपनी जगह है। यहाँ पे जो अलग अलग जगह से आते हैं, इस बार तो 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं, मतलब आधा इंडिया आप समझ लो वहाँ पहुँचने वाला है, फॉरेन देश से आ रहे वाले, सबको आकर्षण होता है। तो ये जो साधु होते हैं, पहली बात आपने बोला नागा साधु के बारे में। नागा साधु जो है, इनका इतिहास ऐसे है कि 1757 के आसपास जो मुस्लिम लोगों ने सवारी की थी, 10,000 से भी ज़्यादा सैन्य था,
इनको सिर्फ 4000 नागा साधुओं ने उनका प्रतिकार किया, 2000 साधुओं की मौत हो गई, देह छोड़ दिया उन्होंने। उनके पास हथियार क्या था? उनके पास त्रिशूल होता था, तलवारें होती थी उनके पास में, जो मतलब वॉरियर थे वहाँ पे, काफ़ी लोग वहाँ पे। और वो जो उनके लिए ये जो अखाड़ा जो होते हैं, 13 अखाड़े जो होते हैं, इनको एक एक को मान दिया कि आप आके पहले वहाँ पे स्नान करें, ये बात होती है। फिर बाकी टाइम पे वो लोगों के से मैंने पहले बोला कि इनको लोगों में मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि जैसे लोग अभी भी देखो वहाँ पे लोग आ गए कैमरा बीमारा लेके बैठ जाते हैं वहाँ पे, फिर वो गुस्सा होते हैं, इनको कुछ ना कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वगैरह, जो अपना अपना है, हमें उसमें जाना नहीं। मैं खाली मूल प्रवृत्ति की तरफ बोल रहा हूँ। फिर जैसे ख़त्म होता है वो अपने चले, अपना जो उनके जो साधना है वहाँ चले जाते हैं। और अघोरी साधु और नागा साधु में फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क है, क्या बहुत फ़र्क फ़र्क है? है। अघोरी के बारे में मैंने बोला हूँ और पहले, मैं इन लोगों के साथ खाली देखा नहीं है, रह चुका हूँ मैं। अघोरी जो लोग हैं पंथ अलग है, नागा पंथ अलग है, क्या उनकी जो फ़र्क है? परंपरा अलग है, लेकिन उनके जो basic अभ्यास फ़र्क अलग होता है। उनके नागा जब भी दीक्षा दी जाती है तो तभी इनके ऊपर एक प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में जो कपड़े नहीं पहनते, कपड़े का आकर्षण नहीं होते, यहाँ महिला भी होती है, महिलाओं को नामो मात्र कुछ कपड़े दिए जाते हैं, तो इनको वासना शरीर से पहले मुक्ति दी जाती है, वहाँ से मुक्ति दी जाती है कि इसके अंदर वासना आपके पास आनी नहीं चाहिए, फिर आपकी उनकी तपस्या शुरू करते हो। और अघोरी जो होते हैं, जैसे कि उनको अघोरी उपाय अलग अलग होते हैं, वो जो स्कल होते हैं, स्कल के अंदर से उनका जो इस्तेमाल करके खाना पीना जो होता है वो अलग होता है, उनका रॉ मीट खाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन ये तंत्र विद्या है कि दोनों तंत्र है, दोनों तंत्र दोनों विद्या तंत्र है, मंत्र विद्या नहीं है है ये? ना? मंत्र भी है उनके साथ में, तंत्र मंत्र दोनों का इस्तेमाल होता है। दोनों भी, नागा और हम लोग भी अघोरी। तो क्रिया योग में हम लोग भी तो तंत्र ही करते हैं ना। तंत्र भी करते हमारा जो हैं? है तो तंत्र है, तंत्र और उसका मंत्र। तंत्र मतलब क्या होता है? टेक्निक। ओके। तंत्र शब्द आप ऐसे लोग अलग लेवल पे लेके जाते हैं, हमें भी देखते हैं और बोलते हैं। जब भी मैं दीक्षा के लिए बैठ जाता हूँ तो तंत्र मतलब क्या है? तंत्र है टेक्निक ना इंग्लिश में। या। तो जो टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है उसको तंत्र बोलते हैं। उसे बहुत नेगेटिवली बोला जाता है तंत्र मंत्र। निगेटिवली बोला जाता है, तो जो लोग समझते नहीं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी तो तंत्र इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं भी तो तांत्रिक ही हूँ मैं। सो जो क्रिया योग की बात कर रहे हैं, क्या उसको इस्तेमाल करके हम भगवान से भी या उनकी रियलिटी को जान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो है ना, वही तो है। जो सुप्रीम कॉन्शियस लेवल पे आप एक संग हो जाते हैं तो आपकी उत्पत्ति तक पहुंच जाते हैं ना। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, उसके साथ जोड़ने का है। तो उसका जो जरिका होता है, एक वननेस जो होता है, यहाँ पता चलता है ना। इसलिए तो मैंने वो बिग ब्लास्ट के बारे में बात की मैंने। जब मैं उसके साथ संधान एक रूप हो गया तो मैं महसूस करता हूँ ना, मैं ओरिजिन क्या हूँ, किसके लिए हूँ। इंग्लिश में जिसको कहते हैं सब लोग हुआ मैं। लेकिन अगर भगवान का जो लोगों को, अब हम सनातन धर्म है तो यहाँ पे माना जाता है कि जो भगवान है वो एक ही है, जैसे आपने कहा कि जो सूत्र है वो एक ही है। बिल्कुल। तो जो बाकी देवी देवता है या जो त्रिदेव है और बाकी देवी देवता, ये कौन है? और बेसिकली क्या होता है, देखिए हर एक ने अपना अपना एक डिवीजन किया है, ये काफ़ी लोग नहीं जानते। अभी मैंने कहा था कि एक जल देवता है, तो जल को कौन कहाँ से, ये आपकी तो उसके उपदेवता हो गई है। अग्नि के साथ में कौन कौन है, उसकी उपदेवता आ गई है। वहाँ से लेके आपके गांव में जाते हैं, गांव के वेशी के भी देवता आ गए। करेक्ट, बराबर है। हम कहते हैं कि ये ग्राम देवता है, कुल देवता, कुल देवता है। तो हर एक को एक एरिया दिया है। उस एरिया में हम लोग जब ऊपर तक वहाँ पहुँच नहीं रहे तो इनको तो हम पहुँच सकते हैं ना। शुरुआत तो वहीं से होती है ना। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि चलो वेशी है, वेशी में ये उनका द्वार है, उनको हम लोग बेसिकली एनर्जी है, एनर्जी बरकरार रखनी है। फिर हर एक ने अपना अपना पंथ लिया है। अब एक सीधी से बात करता हूँ कि कुछ पंथ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बलि दिया जाते हैं। मुर्गी आपको देखेंगे, कुछ जगह पे नहीं दिया था, खाली पूजा अर्चा है। तो जिन्होंने वो परंपरा ली है वो परंपरा के साथ जा रहे हैं। हमारे क्रिया योग में ऐसे नहीं है। क्रिया योग में हम ज्योति के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं। हम कोई वस्तुमान या जिसको आकृति बंध या मूर्ति, इसको नहीं रखते। करेक्ट। हाँ, पर सिर्फ गुरु की पूजा होती है। गुरु है, गुरु को ज्योति स्वरूप माना जा गया है और वो ज्योति को अंदर हमें अनुभव करना है। ये ज्योति उस ज्योति के साथ जुड़ी हुई है। इससे क्या हो जाता है, मन विचलित नहीं होता है। सारे देवताओं को हम मानते हैं,
लेकिन ये जो देवता हैं ये क्योंकि सीरियल्स बनते हैं आज की डेट में, तो लोग उनके ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं। मेरे घर पे भी सीरियल चलते हैं, शिव शक्ति चलता है या फिर देव के देव महादेव देखते हैं या द्वारकाधीश देखते हैं, तो उनका इतना ज़्यादा लाइफ दिखाया जाता है जो कि बहुत बार क्वेश्चन भी करते हैं इतना ज़्यादा लाइफ था भी क्या, या फिर अगर ये एक ही है देवता तो उनका लाइफ इंडिविजुअल हो ही कैसे सकता है। क्या होता है ना, आप मीडिया की बात करें तो मीडिया में अगर एक लाइन में किसी को बोला, अगर मैं छोटा हूँ और मुझे कहानी किसी को कहनी है या मुझे कोई कहानी सुनाता है तो उसको इंटरेस्टिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है, तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा ना। करेक्ट। अगर मुझे बोला गया कि भाई एक श्री कृष्ण देवता थे, वो बांसुरी बजाते थे, वो बहुत पावरफुल थे, अभी तो सो जा, तो मैं सोऊंगा नहीं ना, फिर मैं सारी पूछूंगा ना। तो जो भी कहानी सारी जुड़ी हुई है ओरिजिनल या महाभारत की है या अपने रामायण की है या और उपकथानक होते हैं जो नायक उसके अलग अलग अंदाज होते हैं, सबकी कुछ ना कुछ, तुम्हारी होगी, इनकी होगी, मेरी होगी, हर एक की कुछ ना अपनी कहानी जुड़ी हुई है। कहानी इसीलिए जुड़ी है, उसका मुख्य पात्र आप है, मैं हूँ, मैं खुद उसका मुख्य पात्र हूँ और मेरे साथ में मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, ये सारे करते 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 आज जितने भी मेरे 94 सेंटर्स है इसके साथ जुड़ा हूँ ना, तो मैं वहाँ पर मुझसे जुड़े हैं। तो उसी तरह आपके विचार, मेरे विचार, मुख्य विचारधारा मेरा खुद का है, मैं हूँ अस्तित्व में, इसीलिए वो विचार होते हैं। तो हमें क्या उसमें से लेना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यही तो मेरा सवाल था बचपन का, मैं देवी के सामने हाथ जोड़ूं कि मैं इसके सामने देखूं। अभी मैं बोल सकूंगा कि सारे के सारे देव देवता, वहाँ पर एक ज्योत मैंने जो दिया लगाया है उसके अंदर मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई देते हैं, सब कुछ उसी के साथ है। गुरुजी एक और सवाल पूछना है, आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो वो क्या है, और सारे बाबा साधु भी यही धारण करते हैं, तो क्या महत्व है रुद्राक्ष का? रुद्र का अक्ष ये एक साइंस है एक्चुअली। पहली बात तो ये बात मैं साफ करूंगा, मैं जब भी मैं सन्यासी था मेरे ज़िंदगी में कभी भी मैंने रुद्राक्ष नहीं पहना। मेरे जो एक आध दूसरा फ़ोटो शायद मेरी पुरानी रहेगी क्योंकि हमें अलाउड नहीं था फ़ोटो वीटो निकालने के लिए, तो भी जो निकली गई उसके अंदर देखो हम खाली एक लंगोट में हैं वहाँ पे, ठीक है, और हमने कभी रुद्राक्ष डाला नहीं। मैं इसके बारे में बाद में कहूँगा, टाइम समय मिला तो। ये जो रुद्र का अक्ष होता है इसके विंग्स होते हैं अलग अलग, एक मुखी है, दो मुखी है, चार मुखी, पाँच मुखी, ऐसे अलग अलग 21 तक उसके मुख होते हैं। साइंस कहता है कि ये रुद्राक्ष के झाड़ होते हैं, इसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है। ये मैग्नेटिक पावर जो है, ये मैग्नेटिक पावर जैसे हम अपने पास धारण करते हैं तो उसका साइंस पूरा अलग है, बहुत लंबा हो जाएगा विषय, इसलिए मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ मैं कि उसको 5 मुखी अगर डाला है तो कहाँ टच होना चाहिए, उसके बाद में लंबा है उसको कहाँ रखना चाहिए, हाथ में कहाँ रखना चाहिए, तो हमारे शरीर के कुछ मर्म बिंदु है, इस मर्म बिंदु के साथ रखा जाते हैं। हम लोगों को, हमारे शिष्यों को सिखाते हैं अगर आपको धारण करना है तो सही वक्त पे उसको रिचार्ज करो, बिकॉज ये जो है ये एक जो एनर्जी है ये अलग एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। मैग्नेटिक एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी का एक भाग है, लेकिन उसको रिचार्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए पहना जाता है। आप पहना तो भी अच्छा है, नहीं पहना तो भी हम तो वैसे ही रहते हैं। तो आपका कौन सा मुखी है, आपका रुद्राक्ष है ये जो है, ये दो जो है, ये गौरी और इसका शिव जी, इनका साधन है ये। ओके। ये भी हमको किसी ने दिया है, अच्छा। उनकी आस्था के लिए हम पहनते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अंगूठे मतलब स्टोन्स पहनते हैं कुछ गौरी लोग। शंकर है, अच्छा, गौरी शंकर है, गौरी शंकर ये रेयर होता है, मिलता नहीं। दो एक मुखी- साथ है वो दो जोड़ी है उसकी, जुड़ा हुआ है ये, और ये मुझे किसी ने दिया, उसकी आस्था है, उसका मान मैंने रखा है। अदरवाइज मैं कभी कभी इंसान के भावना की हम कदर करते हैं। गुरुजी दूसरी बात ये पूछनी है कि आपने कहा कि आप एथलेटिक थे, आप माउंटेनियर थे, आप कराटे जानते थे, आप आर्किटेक्ट थे, मतलब हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ कैसे कर पाते हैं, इतनी सारी चीज़ें? मैं ऐसे कहूँगा ये आई, मतलब हम जहाँ रहते थे वहाँ कराटे की बात अगर करेंगे तो जिस स्लम एरिया में मैं रहता था
दहीसर में, वहाँ गुंडागर्दी बहुत थी, दारू के गुत्ते आजू बाजू में थे। हमने लगभग रोज खून, मारामारी, ये सारी चीज़ें देखी है। रामन राघव अगर अपने नाम सुना होगा तो हमारे पड़ोस में कम से कम काफ़ी मर्डर मैंने उस छोटी उम्र में आंखों से देखे, डेड बॉडीज़। तो वहाँ मेरे पिताजी जो थे, ये उनका एक तरीका था कि अभी मैं यहाँ बोलना उचित नहीं है, लेकिन संघ परिवार का हमारे ऊपर सारी चीज़ें, खुद को लड़ना है तो लाठी काठी सारी चीज़ें वो आनी चाहिए, वो हमारे को आना चाहिए, जिसको हम स्व संरक्षण बोलते हैं। शायद उसी वक्त की बात है, वहाँ पे ये ब्रूस ली का पिक्चर आने के पहले की बात है। ये तभी ब्रूस ली के बाद में कराटे शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। तो मुझे एक लीड मिल गया कि यहाँ पर कराटे, अभी मैं दहीसर एक जगह पर था और ये कहाँ टाउन साइड में वहाँ पर था, बहुत छोटी उम्र थी मेरी। तो पहले तो अकेले ट्रेन से जाना, अकेले, लेकिन ध्यास लिया था मैंने, मैं भी सीखूँगा। तो मैंने शुरुआत की और जैसे जैसे मैं शुरुआत किया तो गुरुजी ने बोला आप बहुत अच्छा करते हो। फिर उसके बेल्ट आगे आगे, फिर मैंने पूछा था अंतिम कौन सा होता है कलर, तो उसने बोला ब्लैक बेल्ट। तो मैं ब्लैक बेल्ट करते करते मैं कंपटीशन में गया और कंपटीशन में मुझे ये दिमाग में पक्का था लेना है तो गोल्ड ही लेना है। तो वो ईर्ष्या इतनी थी मेरे पास कि कंसेक्यूटिव 3 नेशनल चैम्पियनशिप मैंने मारी। उसके बाद मैं टोक्यो गया, मैं टोक्यो में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लिया मैंने। तो ये काफ़ी अभी ऐसा है ना कि उसी वक्त शायद मैं जिम्नास्टिक सीखने लगा था, तो उसका मुझे कराटे में बेनिफिट मिलने लगा, एथलेटा में। लेकिन एक्चुअली जड़ बोलता हूँ मैं आपको, मुझे बचपन में, ये स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे इसके लिए, मुझे अस्थमा का अटैक आया था। मेरे माँ को अस्थमा था, मेरे भाइयों को अस्थमा था और मैं समझता नहीं था अस्थमा क्या है। फिर हमारे पड़ोस में किसी ने मुझे बोला, मुझे लंग्स क्या वो भी नहीं मालूम है। फिर मुझे बोला अरे अपनी सांस के फेफड़े होते हैं अंदर जो दिखते हैं ना, कहाँ से मालूम पड़ते, 5-6 साल के बच्चे को कहाँ मालूम पड़ेगा। अरे वो मजबूत होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक्सरसाइज करो। फिर वहाँ पर मैंने मेरे पिताजी को वगैरह देखा तो वो योगा कर रहे थे, तो दूर से देखकर मैं योगा करने लगा। शुरुआत योगा से शुरू हो गई। वो योग करते हुए किसी ने मुझे स्पॉट किया, ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, अच्छा कर रहा है। फिर मैं पिताजी से बहुत डरता था मैं, मतलब वो गलती करे तो मारते थे। फिर उन्होंने भी इनकरेजमेंट किया। फिर वहाँ से करते करते मैं शुरू किया। फिर वड़ की जो झाड़ थे उसके ऊपर मैं लटकना शुरू किया, उल्टा सुल्टा क्या है। यहाँ मेरे जिम्नास्टिक की शुरुआत हो गई। फिर मैं एथलीट बना अपने आप। तो ये तीनों का मिलाफ है एक्चुअली, तीनों मिलकर। उसी समय पे घर में काफ़ी झगड़े बिगड़े होते थे, तो सैटरडे संडे हमारे फ्रेंड लोग घूमने के लिए जाते थे, तो हम ट्रैकिंग करने शुरू किया। ट्रैकिंग से शुरुआत होगी माउंटेनियरिंग की, कि वहाँ चढ़ना कैसे, पहाड़ कैसे, हाथ को कैसे पकड़ना है, ग्रिप कैसे पकड़नी है, फिर ऊपर से रोप कैसे देनी है। फिर उसमें और किसी ग्रुप के साथ में मैं जुड़ गया। फिर रैपलिंग क्या करनी है। रैपलिंग के बाद में किसी ने बोला कि नहीं, इसके बाद में दार्जिलिंग में एक कैंप लगते हैं, वहाँ पे बर्फ़ में कैसे जाना है। होता ना, एक ईर्ष्या होती है कि भाई करना है तो पूरा करते हैं। फिर वो अच्छा लगने लगा, नेचर मुझे पसंद है मुझे, बस और कुछ नहीं। यहाँ से क्रिया योगा की तरफ कैसे मुड़ना हुआ? क्रिया योगा मैंने बोला गुलोनी महाराज जी ने मुझे बताया था। वो बचपन की बात थी, छोटी सी, मेरा घमंड था मेरा बहुत, जो उन्होंने तोड़ा। तो हमारे दहीसर गांव में वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, 7-8 साल का था मैं शायद, और उस समय पे लोग पाँव छू रहे थे। तो मैं घमंडीपन से मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स को बोला था ऐसा कोई बुआ बाबा वगैरह, क्योंकि मैं बुआ बाबा की तरह, मेरा बहुत गुस्सा था मेरा, कुछ ऐसा किस्सा हुआ था हमारे एस्ट्रोलॉजर के साथ में। तो मैं बोला था, तो तभी बाद में उन्होंने मुझे बुलाया उस घर के अंदर से। तो सुना, ऐसे कान से तो सुन ही नहीं सकता है कोई। और फिर उन्होंने कुछ कहा मुझे कि ऐसा है क्या, ठीक है तुमने ऐसे ऐसे बोला, और मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ मैं, हाँ। तो उन्होंने कुछ बोला, मुझे कुछ अनुभव हो गया उनको। उस समय पे मैं मिलने के लिए गया पूना में। धन मेरे को 7-8 साल का बच्चा हो, तभी परल से ST निकलती थी, और पूरे पूना से ढूंढ के उनके पास में गया था 4-5 दिन, तभी की बात है। सो आज की डेट में किसी को अगर क्रिया योगा सीखना है तो उसका क्या प्रोसेस है और उसको क्या मेंटल तैयारी लगेगी? पहली बात तो उसको क्रिया योग क्यों चाहिए ये समझना चाहिए। जैसे अभी भी मैंने कहा, क्रिया योग एक शुद्ध भाव से किया जाता है। इसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ रखेंगे, मैं क्रिया को अटेंड करता हूँ और बस मैं सिद्ध योगी बन जाता हूँ, ऐसा होता नहीं। मैं आज भी खुद को स्टूडेंट समझता हूँ।
मैं एक विद्यार्थी हूँ, हर एक से सीखने को मिलते हैं, बच्चे से लेकर सब कुछ सीखने को मिलते हैं, तो ये भाव होना चाहिए, मुझे किसी से सीखना है। दूसरी बात ये हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मांगी जाती है, तो एक फॉर्म होता है, फाउंडेशन है, वहाँ पे मांगा जाता है कि भाई मुझे भरना है। ऑनलाइन की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर ये मैं डेली नहीं देता हूँ, मैं मेरे साल में लगभग खाली 2 या 3 ही दिन फिक्स है, उसी दिन को मैं दीक्षा देता हूँ। तो उतना पेशेंस उनके पास होना चाहिए रुकने का। तो ये जो कहीं भी आ गया, दरवाज़ा खोला, दुकान खोल गया, मिल गया, नहीं होता है। फिर मैं क्या कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा दीक्षा के पहले थोड़ा सा मेरे सिखाने की जो पद्धत कैसी है, इसके लिए मेरे बाकी कुछ वर्ग चलते हैं। मैं ध्यान वर्ग मेरे चल रहे हर हफ्ते में, या मैं योगा कैसे सिखा रहा हूँ, मैं फिज़िकल फिटनेस जो नॉर्मल फिज़िकल फिटनेस कैसे रहना चाहिए, मुझे पसंद है, हर एक को फिज़िकल फिट रहना चाहिए, बराबर है कि नहीं? करेक्ट। फिर ये पहले समझ में आ जाएगा कि इसका सिखाने का, हर एक का सिखाने का तरीका होता है। करेक्ट। फिर उससे पता चलता है, इसके विचार समझ में आते हैं कि ये क्या सिखा रहे हैं, अंदर श्रद्धा सिखा रहा है या कुछ ऐसे हुमरुम रुमरुम छुम की बात चल रही है, ये पता होती है। उसके बाद में हमारे कुछ लोग उसको पूछते हैं, भाई आपको क्या है, कैसे। फिर एक दिन फिक्स होता है कि जैसे अभी मकर संक्रांति थी, बड़ा दिन था, या गुड़ी पाड़वा है, या जन्माष्टमी हमारे बड़े दिन होते हैं, महाशिवरात्रि तो सबसे बड़ा दिन होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं। क्यों कि महाशिवरात्रि या जिस दिन मुझे गुरुजी मिले वो तो मेरा जन्मदिन है, मेरा गुरु पूर्णिमा होती है। ऐसे दिन हमारे 5-6 बड़े दिन होते हैं, उस दिन हम लोग करते हैं, सिलेक्ट करते हैं आज मुझे 3rd देनी है, 2nd देनी है, 1st कभी देनी है, उस हिसाब से। क्योंकि लोगों को फॉरेन से काफ़ी अलग अलग दुनिया से लोग आते हैं, तो उनको बुकिंग करना है, उनको आना है, और एक साथ 10 से 15 से ज़्यादा हम देते नहीं हैं। सो ये फिजिकली होता है कि फिजिकली ऑनलाइन करना कोई ऑप्शन नहीं था? क्योंकि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने 4 साल मैंने पैसे के लालच में या कैसे मैंने अपना कोविड के टाइम पे भी मैंने मना किया है, जिसको रुकना है रुकना है, जिसको आना है आना है। और ये क्लासेस लेते किधर हैं आप? मैं क्लासेस में ऑनलाइन सिखाता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टाइमिंग अलग है, लेकिन दीक्षा के टाइम पे तो फिजिकली 1-to-1 होता है। काफ़ी टाइम में 1-to-1 मिलता हूँ इनको, मैं ट्रैवल करता हूँ। हमारे 2 दिन हमने फिक्स किए, 1 में है, 2 अक्टूबर है, या सबको मेला हुआ होता है हमारा, सारे 94 सेंटर के लोग पहुँच जाते हैं, उनके साथ वार्तालाप होती है, उनको क्या चाहिए, उनके सारे क्वेश्चन को मैं अवेलेबल हूँ। मैं यहाँ डिफ़िकल्टी आ गई इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट, प्रापंचिक के लिए, मेरी शादी कभी हो गई, मुझे बच्चा कभी हो गया, मुझे फलाना, ये नहीं। यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इसकी कुछ फीस क्या होती है आपके यहाँ पे? एक नॉमिनल फीस होती है, क्योंकि मुझे फाउंडेशन है, फाउंडेशन चलाते वक्त हमारे सामाजिक उपक्रम काफ़ी है, उसमें इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो एक नॉमिनल फीस होती है जो फर्स्ट वगैरह की होती है। गुरुजी ऐसे ही जो सदगुरु हैं, जो दिशा फाउंडेशन के जो हेड है, वो भी क्रिया योगा का दीक्षा देते हैं फीस लेके कुछ, तो उनके बारे में, उनका क्रिया योगा के बारे में, क्योंकि शायद उसे वो ईशा क्रिया कहते हैं। तो उसमें ऐसे ही क्या फ़र्क है? हाँ, और ऐसे ही अलग अलग लोग भी क्रिया को अलग अलग अपने अपने नाम से ये चीज़ दे रहे हैं। नहीं, पहले आपने जिसका नाम लिया, मैं जानता नहीं हूँ क्या करते हैं, तो मुझे उसके ऊपर बोलने का, भाष्य करने का अधिकार नहीं है। जी। वो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम है ना, क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ मैं बता सकूँगा मैं, लेकिन जो भी कोई करते हैं वगैरह, मैंने कहा कि अपना खुद का इनर कॉन्शियसनेस के साथ आदमी को रहना चाहिए। अगर वो सही है, सही चल रहा है, तो अच्छी बात, सब अच्छे कर रहे हैं। फिर दूसरा गुरुजी, आप महाकुंभ कब जाने वाले हैं? क्योंकि 144 साल बाद अभी वापस तो मौका नहीं आने वाला है हमारे, कम से कम फिजिकल जीवन में। जी, मुझे वहाँ पे बुलाया गया है, मुझे आमंत्रण भी किया है, और मैं जाऊँगा। आपका अखाड़ा या कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है? है ना, सारी चीज़ें मेरी पुरानी सारी चीज़ें, मेरा आज भी चिमटा, मेरा त्रिशूल, मेरी सारी जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, सही जगह पे मैंने रखी है। सही वक्त पे आ जाएगा तो बताऊंगा। सो दीक्षा जो शब्द है हमें और भी धर्मों में सुनने मिलता है, ये दीक्षा कैसे अलग है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली वो शब्द जो दीक्षा है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी लोगों में होती है। जैनिज़्म में भी दीक्षा होती है, बुद्धिज़्म में भी दीक्षा होती है। दीक्षा शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है, हमारा एक छोटा सा विधि होता है, वो जो विधि है वो अलग होता है, पूरा हर पूजा से अलग होता है। वहाँ पर मैं मौन में होता हूँ, बाकी जगह पे मंत्र के घोष होते हैं,
तो हमारा जो हवन है या जो विधि होता है ये मैं उस समय पे साइलेंट पे करता हूँ मैं। तो वो जो हमारे पास मंत्र के प्रकार अलग अलग है, जैसे कि मैंने कहा था कि बीज मंत्र है, वैदिक मंत्र है ना, वैसे हमारा शाबरी मंत्र होता है जिसके हजारों सालों की जो परंपरा है। शाबरी मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं, नाथपंथी है, तो ये शाबरी मंत्र की परंपरा है जी। ये मंत्र जो होता है उस मंत्र के साथ में एक प्रोसीजर किया जाता है, एनर्जी शक्ति को एक उसका स्वरूप जो है उसका बढ़ाया जाता है। ओके। उसके बाद में जो भी जिनको दीक्षा देनी है ये 1-to-1 दीक्षा दी जाती है, उसका एक सीक्रेट प्रोसेस होता है या गुरु अपनी शक्ति का ट्रांसमिट करता है और उसके बाद में उनको समझाया जाता है कि क्रिया की दीक्षा के बाद में वो क्रियाबान बोले जाते हैं, क्रियाबान। अभी यहाँ वो जो नियम मैंने कहे थे कि टेक अ सेल्फ डिसिप्लिन, यू विल नॉट डिस्क्लोज इट। उसके बाद में कोई भी उसका बेनिफिट मिलता है वो समाज के लिए इस्तेमाल करो, करेक्ट, यूज इट फॉर द ह्यूमैनिटी। सोसाइटी ने इतना दिया है उसको रिटर्न करने के लिए दे दो। कई मरतबा तो मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरा एक क्रियावान, सही सशक्त क्रियावान जो अभ्यास करता है वो 100 के बराबर है। और मैं इस सेंटेंस जो बोला ये स्टेटमेंट के साथ मैं फर्म हूँ। उसकी कैपेसिटी मैं जानता हूँ कितने लेवल तक बढ़ जाती है अगर सही अभ्यास करता है तो। करेक्ट। उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद प्रोसीजर टेक्निकली ख़त्म होता है, उसके बाद में उसके सीक्रेट्स में डिस्क्लोज करता हूँ कि ये जो 5 चीज़ें इसके अंदर प्राणायाम फर्स्ट लेवल पे कितने होने चाहिए, क्रिया कितनी होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस कितने होने चाहिए, घर में क्या करना चाहिए, माइंड का अलर्टनेस कैसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आपका रोज का जो एक सोच है उसको बदली एक रात में तो नहीं हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके नाड़ी कौन सी चल रही है, नाड़ी को शिफ्ट कैसे करना है, अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी के साथ आप काम कर रहे हैं और आपके राइट के तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें ना। ये सारी चीज़ें हम टेक्निक सिखाने की आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करते हैं। स्वभाव बदली करना बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन उसको शुरुआत होने के बाद में उनको बताया जाता है। फिर उसका जो देखरेख करने के लिए उसके जो सेशंस लेने के लिए फिर हम लोग ऑनलाइन जाते हैं कि भाई हर संडे को है या सैटरडे को है कि मैं वो लोग प्रैक्टिस में देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ मैं। तो पर्सनल वाले जो क्लास होते हैं या फिर जो सेशंस होते हैं वो कितने होते हैं कंपेयर टू ऑनलाइन वाले? नहीं, वो तो मैंने बोला था कि टाइम टू टाइम मैं इनको बुलाता हूँ। मेरे कैंप होते हैं, मेरा आश्रम है, मेरा आश्रम में मैं कभी बुलाता हूँ, रेसिडेंशियल कैंप लेता हूँ मैं। उसके अलावा हर हफ्ते में मेरा क्लास होता है। हर हफ्ते में मैं मॉनिटर करता हूँ कि नहीं अभी क्या करना चाहिए, अलग अलग नई चीज़ सिखाता हूँ। कभी कभी कठिनाइयाँ आती है तो उसमें रेमेडीज़ क्या है, हेल्थ के लिए रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए। अभी ठंडक आ गई है तो ठंडक में क्या करना चाहिए, गर्मी में क्या करना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें होती है तो उनको गुरु सखा है, मित्र है उसका। सो उम्र कितनी होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम जो कि कर सकता है क्रिया योगा? मिनिमम मेरे ख्याल से आज के दौर पे आज की पीढ़ी बड़ी स्मार्ट बनी है, काफ़ी चीज़ें कुछ प्लस भी है वो सोशल मीडिया का। पहले मैं एक 12 साल पकड़ लेकिन 10 साल इज़ ओके, 10 ईयर्स से लेके मेरे पास लगभग 96-97 के भी स्टूडेंट्स हैं मेरे वहाँ पे। उनको ब्रीदिंग में करने में, एक्सरसाइज में बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। इसीलिए तो इतने सालों में इतने उम्र तक जी रहे हैं ना। करेक्ट। जब ये आए थे तभी 70-72 साल के, आज उनके 25-25 साल के बाद में तो उनकी उम्र भी तो बढ़ गई ना। ये भी तो सत्य है ना। आपका सबसे होनहार स्टूडेंट कौन है जो आपकी परंपरा को आगे लेके जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। और लेकिन ये करना ही होता है। सारे प्यारे दोस्त हैं मेरे, हमारे सारे प्यारे शिष्य, ऐसा नहीं होता। लेकिन कब ये कंपलसरी होता है कि आपकी जो परंपरा है आपको किसी को तो ट्रांसफ़र करनी ही होगी आगे जाके? अगर मेरे गुरुजी का आदेश है तो ज़रूर करूँगा मैं, करना ही पड़ेगा मुझे, करना पड़ेगा उस लेवल पे। हालांकि अभी तक मैं एक 4थे लेवल तक इनको लेके गया हूँ मैं, 6 लेवल से उसके अंदर हर लेवल में एक समाधि मिल सकती है अभ्यास सही करेंगे तो जो 6वें लेवल पहुँच चुके हैं या उसके आगे जाने के काबिल हैं आप, उन्हीं को ही वो काफ़ी लोग, उसमें से काफ़ी लोग हैं। और आज फिजिकली मैं तो हूँ ना मैं। करेक्ट। जब मैं आपसे फ़ीस की बात कर रहा था आपने कहा था कि थोड़े हमें आप सामाजिक कार्य भी जो हैं वो करते हैं, उसके प्रावधान के लिए आप वो मिनिमल फ़ीस लेते हैं। तो मैंने भी देखा है आपके यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आप उनके साथ जुड़ते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब हम समाज में रहते तो हमें समाज की बांधिल की है।
और इस फाउंडेशन के हालांकि सारे लोगों को मैं बिज़ी रखता हूँ मैं, तो उसमें एक बात मुझे ऐसी लगी मुझे, काफ़ी साल पहले हमारे एक मित्र है तात्याराव लहाने जो आइज़ के स्पेशलिस्ट है, इन्होंने मुझे कहा था कि 2012 की बात है शायद ये, कि हमारे इंडिया में कॉर्नियल ब्लाइंड लगभग 32 लाख के आसपास है और जो उनको देख सकते हैं, लेकिन जो लोग डोनेट करते हैं कॉर्निया, इसका रेंज जो है खाली 300-400 के आगे नहीं है। तो आप आध्यात्मिक गुरु हैं, तो आप इसके लिए मदद करो, उसके लिए आप कुछ मुहिमात में लो। और मुझे भी कन्विंस हो गया, मैं जानता नहीं था क्या होता है। कॉर्निया एक लेयर है अपनी आँखों के ऊपर, उसको अगर मैं छेद दूँ एक का, तो उसके 2 भाग होते हैं। इसमें 2 आदमी देख सकते हैं जिसकी उम्र 200 साल की है। ओके। मतलब एक इंसान जो है ये लगभग 4 लोगों को दृष्टि दे सकता है। अब ये होने के बाद में हम लोगों ने हमारी तरफ से काफ़ी ट्राई की कि एक ऐसा नंबर कि जहाँ पे कॉल होने के बाद में विदिन 4-5 घंटे के अंदर लोग आ जाएंगे और खाली उतना लेयर निकाल के प्रिजर्व करके इंडिया के किसी भी कोने में जितना डिमांडेज जाएगा। ये 12 मार्च 2012 को मैंने शुभारंभ किया था। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उसको मैंने बुलाया था, हमारी काफ़ी दोस्त थे हमारे, गौतम राजाध्यक्ष है या बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे। पहले ही मुहूर्त को लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डोनेशन दिया था, वो जो आई प्लेज दिया था। और आज के तारीख पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जिन्होंने आई प्लेज किया हुआ है। अभी ये जो लोग ऐसे बोलेंगे अरे आप कहाँ गए, तो नहीं, जिनको आंखें मिली है ऐसे भी लोगों को हमने स्टेज पे लाया है कि भाई कॉर्नियल ऑपरेशन के बाद आपको कैसे लगता है, क्या लगता है। और मैं लोगों से कहूँगा कि इंसान आप किसी को काम आता है तो क्या बुरा, हालांकि शरीर का हर भाग इम्पोर्टेंट है, लेकिन शुरुआत इसे हमने आंखों से की। वैसे हमारे दूसरा उपक्रम हमारा है, अभी भी कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ मौका मिलता है, वो है लेडीज़ को मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ मैं। और इसकी शुरुआत मेरी हो गई थी शायद टोरंटो में, 2013 की बात है। दिल्ली में जो घटना हुई थी एक हमारी निर्भया, जिसके लिए किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि वो यू आर फ्रॉम इंडिया, इट्स अ रेपिस्ट कंट्री, और मैंने कहा था कि मैं रिएक्ट करना ये ज़रूरी नहीं है, भारत वर्ल्ड में सारी बातें होते। तो मुझे से लगा कि अगर मैं मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं इतने लेवल पे सालों से कर रहा हूँ, तो मैंने तय किया था कि मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा, मेरी जो बहनें हैं या माएँ हैं या सारे, उनको खुद का डिफेंस करने को आना चाहिए। करेक्ट। तो ये मुहिम मैंने बहुत ही बड़े लेवल पे ली। वहाँ पर भी हमारे ऊपर टिका हो गई, एक आध्यात्मिक गुरु ये कैसे कर सकता है। करेक्ट। कि तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे भगवद गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्मों के ऊपर अगर सारी चीज़ें होती है तो डिफेंस करने में गलत क्या है। तो ये उपक्रम शुरू हुआ। स्वाइन फ्लू आया, स्वाइन फ्लू के टाइम पे हमने लाखों की संख्या में तुलसी का वाटप किया, तो जिसके लिए हमारे जो मित्र है फेमस आपके साइंस डायरेक्टर रघुनाथ माशेलकर, इनको ये चीज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा था कि वो काफ़ी बार हमारे कार्यक्रम को आते हैं, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात आपने की। काकोड़कर जी है, ये हमारे दोस्त है, उन्होंने बोला कि साइंटिफिक इज़ अ साइंस, वृक्षारोपण तो होता ही रहता है हमारा। कैंसर के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको काउंसिलिंग होना ज़रूरी है, उनके साथ में, उनको तो डेथ कैंसर मालूम भी नहीं है, उनके साथ में थोड़ा समय अगर हम बिताते। ऐसे काफ़ी सामाजिक उपक्रम हमने लिए। तो अलग अलग समाज के लोग हमें मिलते हैं। धनराज पिल्ले हमारे दोस्त है, या स्पोर्ट्स से जुड़ा है, फिर हमने हमारे खुद के अवार्ड देना उनके लिए शुरू किए। करेक्ट। जैसे कि गाना सरस्वती अपनी उनके लिए किशोरीताई अमोणकर जी है, वो हमारे साथ जुड़ गई है। या स्पोर्ट्स के काफ़ी लोग हैं, विश्वंत देव है, मंगेश पाड़गांवकर है, बहुत सारे लोग समझ, उनको लगा कि नहीं, कुछ मिसाल रखने के लिए हमने कोशिश की। अभी भी कर रहे हैं। गुरुजी, आपसे बात करके सच्ची में क्रिया योगा के जो हमारे मन में मिथ थे वो सारे दूर हो गए, और एक क्लियरिटी मिला है कि क्रिया योगा आखिर होता क्या है और उससे क्या पाया जा सकता है और कैसे सीखा जा सकता है और क्यों सीखना चाहिए। तो शुक्रिया हमारे यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरिओम सबके लिए, आपके टीम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।